स्वागत है आपका द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। यहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाती, बल्कि आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाती हैं जहाँ हर किरदार के पास है एक छुपा हुआ राज। कभी अरबपतियों की अनकही दास्तान, कभी फैंटेसी और रहस्यमयी ताकतों का खेल, और कभी ऐसा सस्पेंस जो आपकी धड़कनें बढ़ा देगा। हर एपिसोड में मिलेगा नया ट्विस्ट, नया रोमांच और ड्रामा का ऐसा तूफान जो आपको आखिरी तक बांधे रखेगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होती है वो कहानियां जो आपकी कल्पना से कहीं आगे हैं। एपिसोड 191। सुमित मल्होत्रा की परेशानी। कब्रों के इस ढेर का क्या करने वाले हो? वेदांत सिंह ने बात बदलते हुए जमीन पर बिखरे कब्रों को देखा। अरे बस बाद में ठूंस दूंगी। अनिका रायचंद ने बेपरवाही से कंधे उचकाए। सोचा भी नहीं था कि तुम इतना बेवकूफ सवाल पूछोगे। हे भगवान, कहीं तुम हवेली में भी अलमारी में ऐसे ही कपड़े ठूंस देती हो? वेदांत सिंह अपनी अलमारी की हालत की कल्पना भी नहीं कर पा रहा था, जिसे न केवल काम करना पड़ रहा था, बल्कि ऐसी मालकिन भी मिली थी। नहीं, घर पर मैं आमतौर पर एक एक करके कपड़े बदलती हूँ और गंदे कपड़े नौकरानी ले जाती है, धोती है, मोड़ती है और वापस कर देती है, अनिका रायचंद ने कहा। तुम वेदांत सिंह ने बेबसी से सिर हिलाया और जमीन से कपड़े उठाकर समेटने लगा। जरा सोचो, अलमारी भी एक इंसान की तरह है। खाने के बाद पेट भर जाता है और तुम उसमें ठूंसते रहते हो। वो बाहर निकलना ही है। तुम्हें भविष्य में अपना ध्यान रखना सीखना चाहिए। मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ, बस यहाँ जल्दी में समय नहीं मिलता। अनिका रायचंद ने वेदांत सिंह की ओर देखा, मानो कह रही हो कि मैं बस आलसी हूँ, और सिर ऊंचा करके खड़ी हो गई। पर तुम घर पर अभी भी नौकरानी से कपड़े धुलवाती हो। वेदांत सिंह हंस पड़ा। मैं आज तुम्हारे लिए समेट देता हूँ, पर याद रखना, भविष्य में अपना काम खुद करना और हमेशा दूसरों पर निर्भर मत रहना। ये तुम्हारी तरक्की के लिए अच्छा नहीं है। घर पर नौकरानी है और जब मैं बाहर होती हूँ तो तुम हो ना। अनिका रायचंद उछल पड़ी और नखरे करने लगी। मुझे पता था कि तुम मेरे लिए सबसे अच्छे हो। कुछ मिनट बाद वेदांत सिंह ने पसीना पोंछा, संतुष्ट होकर मेज पर करीने से रखे कपड़ों के ढेर को देखा। ठीक है, इसे देखकर कुछ सीखना। समझ गई। अनिका रायचंद ने अपनी चीजों को व्यवस्थित होते देखा और वेदांत सिंह को हल्के से दरवाजे की ओर धकेलते हुए मुस्कुराकर कहा, देर हो रही है। शुभ रात्रि। मीठे सपने देखना, पर रात में कुछ भी बुरा करने की हिम्मत मत करना। अपने कमरे में लौटने के बाद वेदांत सिंह ने बोरियत से टीवी खोला और फुटबॉल देखने लगा। जब वह तनाव में मैच देख रहा था तो उसका दूरभाष बजा। वेदांत सिंह ने नाम देखा। अरे, ये सुमित मल्होत्रा का नंबर नहीं था क्या? उसने कॉल उठाया और दूसरी ओर से आरती की आवाज आई, मिस्टर वेदांत, आप कहाँ हैं? हमें यहाँ थोड़ी आपातकालीन स्थिति है, क्या आप आ सकते हैं? वेदांत सिंह के दिल में हैरानी की लहर दौड़ गई। सुमित मल्होत्रा के साथ कुछ हुआ जरूर था। जब उसने तैरने वाली पोशाक की दुकान पर आरती और आशा के चेहरे के भाव देखे थे, तभी उसे यह अंदाजा हो गया था। पर ऐसा क्या बड़ा हो सकता है कि उन्हें उसकी जरूरत पड़े, जिसे वे एक दिन से भी कम समय से जानते थे? कक्ष संख्या मिलने के बाद वेदांत सिंह ने लिविंग रूम से अपना थैला उठाया और घर से निकल गया। वेदांत सिंह ने क्या कहा? सुमित मल्होत्रा ने खून की उल्टी करते हुए पूछा, जो बिस्तर पर पड़ा था। उन्होंने कक्ष संख्या पूछने के बाद कहा कि वह तुरंत आ रहे हैं। आशा ने जवाब दिया, जो आरती से ज्यादा शांत थी, जबकि उसने आरती को पानी का नया कटोरा लाने का निर्देश दिया क्योंकि वह सुमित मल्होत्रा के घावों पर तौलिया रख रही थी। किससे लड़ रहे थे कि ऐसे पिट गए हो? कमीनी, तुम मर्दों के काम में क्यों नाक घुसेड़ रही हो? आरती, वेदांत सिंह का दरवाजे पर इंतजार करो। जब वह आए तो उसे सीधे अंदर ले आना। मुझे उम्मीद है कि उस बंदे में कुछ दम होगा, वरना तुम्हारा पति आज हरियाणा क्षेत्र में ही मर सकता है। सुमित मल्होत्रा ने कमजोर मुस्कान दी। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो तुम औरतों को नहीं पता होनी चाहिए या नहीं छूना चाहिए। बस मेरे लाड़ प्यार में संतुष्ट रहो। जब आरती चली गई तो आशा ने माथा सिकोड़कर पूछा, क्या बड़े भाई ने किसी को भेजा था? खांसी, तुम्हारा दिमाग हमेशा अच्छा चलता था, पर उसका क्या फायदा? अगर मुझे दूसरे पक्ष की पहचान पता भी चल जाए तो भी मेरे पास कुल में भाई की हत्या का आरोप लगाने का कोई सबूत नहीं है। सुमित मल्होत्रा ने अपना कांपता दाहिना हाथ आशा के चेहरे पर रखा। इस मामले को भूल जाओ। जितना ज्यादा तुम जानोगी, बड़े भाई के तुम्हारे पीछे पड़ने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। तुम्हें आरती से सीखना चाहिए, कुछ भी मत पूछो और बस एक महिला होने में संतुष्ट रहो। मैं कैसे न पूछूं? हम साथ पले बड़े हैं, और भले ही मैं तुम्हारी छोटी सेविका हूं, पर मैं वो बातें जानती हूं जो दूसरे नहीं जानते। आशा बुदबुदाई, तुम मुझे बहुत दुखी कर दोगी ऐसे। अगर तुम एक दिन बाहर मर गए और हमें पता भी न चला तो? ऐसा नहीं होगा। कुल वाले मेरे शरीर पर नजर रखने के लिए किसी को भेजेंगे। भले ही बड़े भाई के पास कुल में बहुत शक्ति हो, वो मुझे बिना किसी निशान के मिटा नहीं सकता। जब तक मेरा शरीर है, हम उस धागे को पकड़कर उसे कुछ परेशानी दे सकते हैं। सुमित मल्होत्रा ने भावना से भरी आवाज में कहा, भले ही उसे खून के कई थक्के खांसने पड़े। बातचीत बंद करो, मैं जाकर देखती हूँ कि वेदांत सिंह आए या नहीं।
आशा ने सुमित मल्होत्रा को पानी पिलाया और उठकर चली गई। जहां तक वेदांत सिंह की बात थी, वह काफी शांत था। सुमित मल्होत्रा के फ्लो पर पहुंचते ही वेदांत सिंह ने आरती को दरवाजे पर बेचैनी से इंतजार करते देखा। क्या इतना जरूरी था कि तुमने मुझे इसमें शामिल होने पर जोर दिया? वेदांत सिंह ने पूछा, थोड़ा असहज महसूस करते हुए। इंदौर शहर में उसकी स्थिति पहले से ही काफी उथल पुथल भरी थी और हरियाणा क्षेत्र से लौटने पर संभावित शक्ति संघर्ष उसे चिंतित कर रहा था। वो इस समय किसी अप्रिय या बेईमानी वाले मामले में नहीं फंसना चाहता था। कृपया जल्दी अंदर आइए, आरती ने आंखों में आंसू लिए कहा। सुमित मल्होत्रा, वह इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, आशा ने उसे कमरे से बाहर आते हुए टोक दिया। आरती को थोड़ा शांत करने के बाद उसने वेदांत सिंह की ओर कड़ाई से देखा और कहा, सुमित मल्होत्रा अंदर है, हम इस पर आप पर भरोसा कर रहे हैं। अगर आप इसे कर दिखाते हैं तो हम बाद में इसका एहसान जरूर चुकाएंगे। वेदांत सिंह ने बेपरवाही से हाथ हिलाया, मुस्कुराते हुए थैला आशा को थमाते हुए कहा, ये तुम्हारे कपड़े हैं जो तुम तैरने वाली पोशाक की दुकान पर छोड़ गई थी। हमने देखा तुम लोग जल्दी में निकल गए थे तो हम तुम्हारे लिए वापस ले आए। धन्यवाद। आशा ने थैला लिया और वेदांत सिंह को अंदर आने का इशारा किया। वो अंदर आपका इंतजार कर रहा है। वेदांत सिंह ने आह भरी और कमरे में घुस गया। यह एक गंभीर मामला लग रहा था क्योंकि दोनों महिलाएं उसके लिए दरवाजे पर इंतजार कर रही थीं। आखिर क्या हो सकता था? वेदांत सिंह अंदर चला गया जबकि आरती और आशा बाहर इंतजार कर रही थीं। बेडरूम में घुसते ही और सुमित मल्होत्रा को बिस्तर पर ऐसी अधमरी हालत में देखकर वेदांत सिंह सचमुच चौंक गया। उसने अपनी भौहें चदाई, बिस्तर के पास एक कुर्सी पर बैठ गया और पूछा, तुम्हें क्या हुआ? बस कुछ घंटे दूर रहा और तुमने खुद को ऐसी हालत में पहुंचा लिया? खांसी, तुम आ गए, सुमित मल्होत्रा ने मुस्कान के साथ कहा। आधी रात में तुम्हें परेशान करने के लिए मैं सचमुच माफी चाहता हूँ। बकवास बंद करो, तुमने मुझे यहाँ बुलाया है तो जरूर कुछ कहना होगा। अगर यह कोई अंतिम शब्द है तो भूल जाओ। वेदांत सिंह ने कंधे उचकाए। तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझे अंतिम शब्द सुनना पसंद नहीं। ये बहुत परेशानी भरा होता है। अगर तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो इसका मतलब है कि तुम मुझ पर विश्वास करते हो, और अगर मैं काम नहीं कर पाया तो मैंने तुम्हें निराश किया। पर अगर ऐसा करने से मेरे हितों में गड़बड़ होती है तो उसमें मजा नहीं। इससे मुझे एक अजीब सी भावना होती है। हालांकि उस हद तक नहीं कि मैं जिंदगी भर अपराध बोध में जीता रहूं या ऐसी कोई बकवास, पर इससे निश्चित रूप से मेरी कुछ दिनों के लिए भूख मर जाएगी। जब से मैं तुमसे मिला मुझे पता था कि तुम्हारी जबान सस्ती और घटिया है, सुमित मल्होत्रा ने हंसते हुए कहा। मैं ऐसी हालत में हूँ और तुम अभी भी कुछ सांत्वना के शब्द नहीं दे सकते। क्या तुम्हें डर नहीं कि मरने के बाद मैं भूत बनकर रात में तुम्हारे सपनों में आऊंगा? अरे ऐसी डरावनी बातें मत करो, वेदांत सिंह ने गंभीरता से सिगरेट जलाते हुए कहा। अगर तुम सच में आज मर गए तो मैं तुरंत अपनी साथी को लेकर इंदौर वापस भाग जाऊंगा, फिर दर्जनों तांत्रिकों को बुलाकर दिन रात कई अनुष्ठान करवाऊंगा। तुमने मुझे क्यों ढूंढा? सुमित मल्होत्रा ने कुछ नहीं कहा, बस छत को बेसुध होकर घूरता रहा। तुम बताना नहीं चाहते? अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं कैसे जानूंगा कि तुम किस मामले में फंसे हो? वेदांत सिंह ने झुंझलाकर कहा। तुमने मुझे आधी रात में सिर्फ अपने अंतिम क्षणों को देखने के लिए तो नहीं बुलाया था ना? इस मामले के बारे में जानना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, सुमित मल्होत्रा ने आह भरी। क्या कोई तरीका है जिससे तुम मुझे ठीक कर सको? मैं रात भर में बिस्तर से उठकर घूमने की बात नहीं कर रहा, बस मेरी जान बचाना ही काफी होगा। एक तरीका है, पर मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? वेदांत सिंह ने बेपरवाही से पूछा। मुझे नहीं लगता कि कुछ घंटों की दोस्ती के लिए मुझे अपनी जान जोखिम में डालकर तुम्हारी जान बचानी चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे मामले की सच्चाई जाननी है। मैं बहुत उत्सुक व्यक्ति हूँ। अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो कौन जानता है, मैं गलती से तुम्हें एक दो टाँके कम लगा दूं या मेरा हाथ फिसल जाए और ज्यादा खून बह जाए। वेदांत सिंह ने अपनी सिगरेट बुझाते हुए कहा। आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे तुम्हारी यह हालत हो गई? मैं तुम्हें चेतावनी दे दूं, सुमित मल्होत्रा ने कहा। अगर तुम्हें पता चला तो ये सिर्फ इलाज का मामला नहीं रहेगा, तुम कुछ लोगों से उलझ भी सकते हो। बोलना शुरू करो। अगर मेरे फायदे की कोई बात नहीं होगी तो मैं तुम्हें रोक दूंगा, वेदांत सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। मन ही मन सोच रहा था कि सुमित मल्होत्रा सचमुच कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसके शरीर पर घाव चाकू के घाव लग रहे थे और जो कोई भी 1 दर्जन से ज्यादा कट सहन करके भी न मरे वह निश्चित रूप से कठोर था। अगर इससे कोई बड़ी समस्या नहीं होती तो उसकी मदद क्यों न की जाए? मुझे एक सिगरेट दो, सुमित मल्होत्रा ने कांपते हाथ से हाथ बढ़ाया। वेदांत सिंह द्वारा सिगरेट जलाने के बाद वह चुपचाप बैठ गया। सुमित मल्होत्रा ने अपने नर्व्स को शांत करने के लिए 2 कश लिए और कहा, मैं एक बड़े परिवार में पैदा हुआ था, एक ऐसा परिवार जो बाहर के व्यावसायिक या राजनीतिक परिवारों से बिल्कुल अलग है। मैं मुख्य वंश में 3वीं पीढ़ी का दूसरा पुरुष वंशज हूँ। मेरा एक बड़ा भाई और 2 बड़ी बहनें हैं। सबसे छोटा होने के नाते परिवार में हर कोई मुझ पर प्यार लुटाता था, यहाँ तक कि मेरे पिता भी, जिनका चेहरा आमतौर पर रूखा रहता था, वे भी मेरे साथ प्यार भरा व्यवहार करते थे। पर समय के साथ मुझे कुछ अजीब लगा।
हालांकि हर कोई मुझ पर प्यार लुटाता था, पर एक व्यक्ति ऐसा था जो मुझे अपनी आंखों का कांटा समझता था, और वह मेरा बड़ा भाई था। सुमित मल्होत्रा थोड़ी देर रुका और अपनी आधी सिगरेट जल्दी से खत्म करने के बाद उसने आगे कहा, मेरा भाई मुझसे 7-8 साल बड़ा है, वह कानूनी बड़ा बेटा है। जब तक कुछ अप्रत्याशित न हो, वह निश्चित रूप से अगले कुल का मुखिया होगा, हमारे इतने बड़े परिवार का मार्गदर्शक। मेरे आने से उसे धमकी महसूस हुई। हाँ, धमकी। बचपन से ही उसने मेरे लिए जाल बिछाना शुरू कर दिया। युद्ध कला और प्रशासन दोनों में मुझे पीछे छोड़ने की कोशिश की। जब मैं छोटा था तो मुझे ऐसे कॉन्सेप्ट्स नहीं पता थे, बस यही जानता था कि मेरा भाई मेरे साथ निर्दयी है, और मुझे पता था कि यह इसलिए था क्योंकि मेरे आने से वह सारा स्नेह मुझ पर आ गया था जो पहले उस पर था, इसलिए मुझे उसके प्रति दोषी महसूस हुआ। जब मैं छोटा था तो मैं सिर्फ बच्चों वाले काम कर सकता था बदला लेने के लिए, जैसे कि उसकी कमीज के कॉलर में इल्लियां डालना, उसकी किताबों को गोंद से चिपका देना, या जब कोई आसपास न हो तो मुझे परेशान करना। पर मैंने ये सब सहन किया और अपने माता पिता को नहीं बताया। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मैंने देखा कि मेरे भाई के तरीके और कठोर होते जा रहे थे। वो मुझसे जुबानी हमला करने वाले से कार्रवाई करने वाला बन गया। मुझे याद है कि जब मैं 15 साल का था और यात्रा कर रहा था तो मुझ पर एक बार हमला हुआ था, और इसमें मेरी जान लगभग चली गई थी। अगर मुख्य सेवक ने अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे बचाया ना होता तो आज तुम मुझे इस दुनिया में जानते भी नहीं। हा हा। फिर भी मेरी पीठ पर एक निशान है। क्या तुम्हें पता है यह निशान मुझे कैसे मिला? उस समय हमारी गाड़ी में धमाका हुआ। मुख्य सेवक ने अपने शरीर से उन गोलियों को रोका जो मुझे मारने वाली थी, और मैंने मुख्य सेवक के शरीर को ढाल बनाया। गाड़ी के एक अंदरूनी हिस्से में गेंद की तरह दुबक गया, क्योंकि गाड़ी जल रही थी। पूरी धातु की चादर भट्टी जैसी लग रही थी, और मैंने अपने दांत भींच लिए और 10 मिनट से ज्यादा समय तक जलते हुए भी एक आवाज नहीं की। बाद में मेरे परिवार के लोग आए और देखा कि मैं जिंदा हूं और जल्दी से मुझे बचाने लगे। मुझे नहीं पता कि मैं बस भाग्यशाली था या क्या, पर यमराज ने मुझे नहीं लिया। हाँ, तब से मैं बाहरी दुनिया के खतरों के बारे में जान गया हूँ, और मैं ये भी समझ गया हूँ कि मेरा भाई धीरे धीरे अपने ही छोटे भाई को मारने वाला क्यों बन गया। पर मैं क्या कर सकता था? मैं दूसरी पत्नी का बेटा हूँ। हैसियत और शक्ति के मामले में मैं अपने भाई, कानूनी बड़े बेटे, से तुलना नहीं कर सकता था। मैंने बदला लेने की कोशिश की पर हर बार असफल रहा। उस समय जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता था तो मुझे मुख्य सेवक का झुलसा हुआ चेहरा मेरे सामने दिखाई देता था। क्योंकि मुझ में ताकत की कमी थी, मैंने भागने का फैसला किया। मैं सोच रहा था कि अगर मैं चला जाऊं तो शायद मेरा भाई मुझे मारने की कोशिश करना बंद कर देगा। मैं सही था। जिन सालों में मैं विदेश में पढ़ाई कर रहा था, मेरे भाई ने सचमुच मुझ पर हाथ नहीं उठाया। वह अपनी ताकत बढ़ाने में व्यस्त था और मेरे से निपटने के लिए उसके पास समय नहीं था। तो मैंने धीरे धीरे लापरवाही बरतनी शुरू कर दी, जब तक वह समय नहीं आया जब मैं अपनी गर्लफ्रेंड को नए साल के लिए घर लाया। हाँ, क्या तुम्हें पता है कि मैंने बाद में क्या देखा? मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को अपने ही भाई के बिस्तर पर देखा। बाद में मेरे पिता को यह बात पता चली और मेरे भाई को कुल की सजा के तौर पर 30 कोड़े मारे गए। और इस तरह मामला निपट गया, और मेरी गर्लफ्रेंड भी मेरे भाई के साथ ही रह गई। मैंने तुम्हें बताया था कि हवाई अड्डे पर बाद में क्या हुआ था, सुमित मल्होत्रा ने उदास चेहरे से कहा। पर मैंने इसकी उम्मीद नहीं की थी कि उसने अभी भी हार नहीं मानी थी। उसने वास्तव में एक असैसिन को मेरा पीछा करने के लिए भेजा था, और अगर मैंने तेजी से प्रतिक्रिया न दी होती और असैसिन की गर्दन न तोड़ी होती तो मैं शायद अब तक मर चुका होता। तो आज जो कुछ भी हुआ वो सब तुम्हारे भाई का किया धरा है? वेदांत सिंह ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद पूछा। हाँ, अगर तुम्हें मेरे भाई के बदले से डर लगता है तो तुम अभी जा सकते हो। मैं बिल्कुल शिकायत नहीं करूंगा, सुमित मल्होत्रा ने कहा। पर अगर तुम मेरी इस दयनीय जान को बचा सको तो मुझे कुल में लौटने और उस कमीने का ठीक से सामना करने का मौका मिलेगा। मैं अपनी जान किसी और के हाथों में नहीं छोड़ना चाहता। ऐसा लगता है जैसे एक सूअर होना, एक ऐसा सूअर जिसे उसका मालिक कभी भी काट सकता है। ठीक है, वेदांत सिंह ने सिर हिलाया, थोड़ी देर सोचने के बाद मुस्कुराया। अब जब मैं स्थिति को मोटे तौर पर समझ गया हूं तो क्या हम इलाज शुरू करें? तुम सच में नहीं जा रहे? सुमित मल्होत्रा चौंक गया। तुम नहीं जानते कि मेरा परिवार कितना बड़ा है। अगर तुम मेरा इलाज करते हो और इतना कुछ जानते हो, अगर मेरे भाई को पता चला तो वह निश्चित रूप से तुम्हें ढूंढने के लिए सब कुछ करेगा। मैं क्यों जाऊं? आज क्या हुआ ये केवल तुम और मैं जानते हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इतने बेवकूफ होगे कि अपने भाई को सब कुछ बता दोगे? वेदांत सिंह ने सुमित मल्होत्रा की ओर तिरस्कार भरी नजर से देखा। पलट जाओ, मुझे तुम्हारे घावों को ठीक से देखने दो। सुमित मल्होत्रा ने पूरी कोशिश की पलटने की, पर इसके बजाय उसने अपने शरीर पर कुछ छोटे घावों को और बढ़ा दिया। जो घाव खून बहना बंद हो गए थे उनमें से फिर से जोर से खून बहने लगा और वह खून से सना हुआ हो गया। वेदांत सिंह ने आह भरी, दोनों हाथ बढ़ाए और उसे जोर से पलट दिया। इस हरकत से सुमित मल्होत्रा को इतना दर्द हुआ कि वह लगभग बेहोश हो गया। अरे यार, थोड़ा हल्के हाथ से करो ना। मैं अपने ही चिकित्सक के हाथों मरना नहीं चाहता। बकवास बंद करो, मैं तो तुम पर मेहरबानी कर रहा हूँ इलाज के लिए मानकर। और क्या चाहिए तुम्हें? वैसे इतनी गंभीर चोटों के साथ तुम अस्पताल क्यों नहीं गए बजाय मुझे बुलाने के?
वेदांत सिंह ने घावों से चिपके खून से सने कपड़ों को खींचते हुए पूछा। हे, असल में मैं इस बार चुपके से निकला था, वरना वह कमीना मुझे असैसिन से मरवाने का मौका कैसे पकड़ पाता। सुमित मल्होत्रा अजीब सी हंसी हंसा। तुम सचमुच परेशानी खड़ी करना जानते हो। वेदांत सिंह ने सुमित मल्होत्रा की पीठ पर एक थप्पड़ मारा, जिससे उसे दर्द से चीखना पड़ा और कई गालियां भी निकलीं। मैंने तुम्हारे घाव काफी देख लिए हैं, वे ज्यादा गंभीर नहीं हैं, बस ज्यादा खून बह गया है। मैं कुछ दवा लगाऊंगा और मैं गारंटी देता हूं कि तुम 1-2 दिन में उछल कूद करने लगोगे। वेदांत सिंह ने अपनी पॉकेट से एक छोटी बोतल निकाली और उसकी सामग्री को एक कप में डाला। जैसे ही दवा का पाउडर पानी में मिला, उससे एक बदबूदार मछली जैसी गंध आने लगी और रंग काला गहरा था और चम्मच से चलाने पर वह बेहद चिपचिपा था। गल्प। सुमित मल्होत्रा ने अपना थूक निगला और वेदांत सिंह के हाथ में कप को डर से देखा। क्या इसे तुम दवा कहते हो? क्या तुम्हें यकीन है कि यह मुझे ठीक करेगी न कि मार डालेगी? अपनी शिकायतें बंद करो, वेदांत सिंह ने जवाब दिया और पास से एक पुराना चम्मच उठाकर कुछ दवा सुमित मल्होत्रा के घावों पर डाली। ओह ठीक है, मैं तुम्हें कुछ बताना भूल गया, ये दवा काफी तेज है, तुम्हें शायद पूरी रात दर्द होगा और तुम सो नहीं पाओगे। तुम हरामजा, सुमित मल्होत्रा ने गाली दी पर अचानक उसे एक तीव्र जलन का दर्द महसूस हुआ, ठीक वैसा ही जैसा उसे एक बार गाड़ी के पास छिपते हुए जलने पर हुआ था। देर हो रही है, मैं वापस जाकर सो रहा हूँ, वेदांत सिंह ने उबासी लेते हुए कहा। कितना भी दर्द हो, अपने घावों को मत छूना, बस सहन कर लेना, कल सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। अरे यार, तुम्हारा मतलब है कि मुझे ये दर्द पूरी रात सहन करना होगा? सुमित मल्होत्रा की आवाज़ कांप रही थी जब वो बोल रहा था। हाँ, मेरा ठीक यही मतलब है, और आधी रात के आसपास दवा और भी तीव्र हो सकती है, तो तैयार रहना। वेदांत सिंह ने उसके कंधे पर थपथपाया और मुस्कुराया। मैं अब जा रहा हूँ और कल सुबह तुम्हें देखने आऊँगा। जैसे ही सुमित मल्होत्रा दर्द से चीखा, वेदांत सिंह खुशी खुशी निकल गया। दरवाज़ा खोलते ही उसने आरती और आशा को उम्मीद भरी आंखों से उसकी ओर देखते हुए देखा। गला साफ करते हुए वेदांत सिंह ने कहा, मैंने सुमित मल्होत्रा का खून बहना रोकने में कामयाबी हासिल कर ली है। आज रात उस पर कड़ी नज़र रखना। ये दवा जो मैंने लगाई है थोड़ी दर्दनाक है, तो सुनिश्चित करना कि वह अपने घावों को न छुए। मैं कल सुबह उसे फिर से देखूंगा और अगर कोई बड़ी समस्या नहीं होती तो मुझे उम्मीद है कि उसके घाव 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आरती ने उत्तेजित होकर कहा। आरती, अंदर जाओ और सुमित मल्होत्रा पर नजर रखो, वह बहुत मजबूत इरादों वाला नहीं है, तो सुनिश्चित करना कि वह दवा को न छू ले, आशा ने निर्देश दिया। ये देखकर कि आरती को वेदांत सिंह से कुछ कहना था, वह आज्ञाकारी रूप से सिर झुकाकर अंदर चली गई। तुम जो चाहो यही कह सकती हो, वेदांत सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या सुमित मल्होत्रा ने तुम्हें सब कुछ बताया? आशा ने पूछा, उसके चेहरे के भाव बदलते हुए। हाँ, अब मुझे उसके अतीत के बारे में थोड़ा पता है, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बच्चे का बचपन इतना कठिन था। वेदांत सिंह ने उपहास किया, उन लोगों के लिए एक निश्चित लगाव महसूस करते हुए जिन्होंने ऐसी ही कठिनाइयां अनुभव की थीं। आखिरकार उसका अपना बचपन लगातार प्रशिक्षण और हत्या के बीच बीता था। अब किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना जिसका बचपन उसके अपने बचपन से तुलनीय हो, उसे कुछ खुशी दे रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप आज जो हुआ उसके बारे में किसी को नहीं बताएंगे। इस बार सुमित मल्होत्रा ने कहा कि वह बस अपना मन साफ करने बाहर गया था, पर यह आपदा से बचने के बारे में ज्यादा था। उसने अपने परिवार को सूचित किए बिना चुपके से बाहर निकला, इस डर से कि उनमें से कुछ पहले ही उसके भाई के साथ मिल चुके होंगे। आशा ने आह भरी, उसका बचपन सचमुच बहुत दुखद था। मैं उसकी निजी सेविका हूँ, मैं उसके बारे में सब कुछ जानती हूँ, पर मुझे हैरानी हुई कि जब वह आज परेशानी में पड़ा तो तुम पहले व्यक्ति थे जिसके बारे में उसने सोचा, और अनजाने में तुमने उसकी जान बचाई। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मैं भरोसेमंद नहीं हूँ, या सीधे शब्दों में कहूँ, तुम्हें लगता है कि मैं जानबूझकर तुम्हारा पीछा कर रहा था? वेदांत सिंह ने अपना सिर झुकाकर आशा की ओर देखा। थोड़ा बहुत, मैं मानती हूँ, तुम्हारे आने का समय और स्थान बहुत संदिग्ध है। आशा ने अपने विचार नहीं छिपाए। अगर आज सुमित मल्होत्रा को कुछ हो जाता तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करती। मैं जो कहती हूँ वह मानती हूँ, और मैं तुम्हें माफ नहीं करती। जो भी हो, वेदांत सिंह हंसा। मुझे शक किए जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब तुम मुझ पर शक करती हो तो मुझे भी तुम पर शक होता है। मैं तुम्हें तुम्हारे ही शब्द लौटाता हूँ। अगर मुझे पता चला कि तुम्हारे हमारे प्रति कोई बुरे इरादे हैं तो तुम तीनों में से कोई भी बच नहीं पाएगा, और तुम मुझ पर यकीन कर लेना। आशा ने सिर हिलाया और कमरे में अंदर चली गई। वेदांत सिंह ने दहलीज पर एक सिगरेट जलाई और बुदबुदाया, अरे यार, दिन ब दिन और भी ज्यादा काम बढ़ता जा रहा है, मैं यहाँ कैसे मजे कर पाऊंगा? अपने कमरे में वापस आकर वेदांत सिंह गहरी नींद सोया। दुनिया के शीर्ष असासिन में से एक और मर्सनरी वर्ल्ड के भेड़िया सरदार के रूप में वेदांत सिंह के पास तेज इंद्रियां थीं जो उसे नींद में भी किसी भी आते हुए दुश्मन का पता लगाने में सक्षम बनाती थीं। यह एक गहन टेक्निक थी। कई गुरुओं के पास मजबूत छठी इंद्रिय होती थी जो आसपास के लोगों से मारने का इरादा या शत्रुता महसूस कर सकते थे। अपनी आंखें बंद होने पर भी वे आसानी से खतरा पहचान सकते थे, और वेदांत सिंह के पास निश्चित रूप से यह छठी इंद्रिय थी।
अगर इस समय कोई दिखाई देता तो वह तेजी से पलटवार करने में सक्षम होता। अगली सुबह दरवाज़ा जल्दी खुल गया और एक जोड़ी बर्फीले गीले हाथ चादर के नीचे खिसक गए और वेदांत सिंह की जांघ को छूने लगे। वेदांत सिंह अचानक हड़बड़ा कर जागा। अगर वह गहरी नींद में न होता तो शायद वह इतना डरा हुआ होता कि उछल पड़ता। उसने अप्रत्याशित मेहमान को घूरना शुरू कर दिया और चिल्लाया, रितिका, इतनी सुबह यहाँ क्या कर रही हो? अगर मुझे छेड़ना ही है तो कम से कम आधी रात चुनती। छी, तुम्हारे दुबले पतले शरीर पर। रितिका ने तिरस्कार से वेदांत सिंह को देखा। आरती सुबह सुबह तुम्हें ढूंढने आई थी, इसलिए मेरे पास आने के अलावा कोई चारा नहीं था। बाहर जाओ और मेरे कपड़े बदलने का इंतजार करो, वेदांत सिंह ने खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा। रितिका ने वेदांत सिंह को देखा जो कंबल से अपने शरीर को छिपा रहा था और हंसी। तुम सच में एक गुंडे हो, ऐसे नग्न सो रहे हो। कौन गुंडा है? तुम मुझे बताओ, कौन गुंडा है? वह लड़की बिना खटखटाए कमरों में घुस जाती है और दूसरों के बिस्तर में बेतरतीब ढंग से छूने लगती है। वेदांत सिंह ने गुस्से से कहा, तुम्हारे हाथ इतने गीले और चिपचिपे क्यों हैं? ओह, मैंने अभी त्वचा निखारने वाला द्रव लगाया है, रितिका ने थोड़ा शर्माते हुए कहा। जल्दी करो और बाहर आओ। आरती के चेहरे के भाव देखकर लगता है कि कुछ जरूरी है। वेदांत सिंह ने कपड़े पहने, अंगड़ाई ली और लिविंग रूम में बाहर आया, सिर्फ ये देखने के लिए कि आरती उसे दया भरी नजर से देख रही थी, मानो उसने उसके साथ कुछ किया हो। सुमित मल्होत्रा कैसा है अब? वेदांत सिंह ने खुद के लिए एक गिलास पानी डालते हुए पूछा। उसे इतना दर्द हो रहा था कि वह पूरी रात नहीं सोया। वह बस कराहता रहा, कभी कहता कि उसके शरीर में खुजली हो रही है, कभी कहता कि सब जगह दर्द हो रहा है। आरती ने वेदांत सिंह को नाराज नजर से देखते हुए कहा, ये काफी सामान्य है, कम से कम खून बहना बंद हो गया है। वेदांत सिंह ने अपने कप से पानी गटकते हुए कहा, अगले कुछ दिनों तक उसे कोई टॉनिक मत देना, उसके शरीर में खून की कमी से कमजोरी है और उसे बहुत तेजी से मजबूत करना उल्टा असर दिखाएगा। क्या आप अब हमारे घर आ रहे हैं? आरती ने वेदांत सिंह से उत्सुकता से पूछा। हमें तो पूरी रात टॉर्मेंट किया गया है। ठीक है, मैं उसे देखने आऊंगा और फिर हम नाश्ता करेंगे। रितिका, तुम और ईशा, अनिका पहली मंजिल पर मेरा इंतजार करना, मैं उनके यहाँ जाने के बाद तुम्हें खाने के लिए ले चलूंगा। वेदांत सिंह ने बेपरवाही से अपना मुंह धोया और फिर अपने कमरे में लौट आया। इस बीच रितिका वेदांत सिंह को धूर्त नजर से देख रही थी। गपशप की आग तेजी से जल रही थी, जिससे वेदांत सिंह कांप उठा। वेदांत सिंह, पिछली आधी रात में तुम क्या कर रहे थे? रितिका ने अपने होंठ चाटे और मुस्कुराई। आरती की आज तुम्हारे प्रति नज़र थोड़ी अजीब है। कहीं तुम पिछली रात सुमित मल्होत्रा से चुपके से मिलने नहीं गए थे और उसमें खून का मामला शामिल था? ओह माय गॉड, मुझे तो ये बात करते हुए भी शर्म आ रही है। क्या तुम्हें जरा सी भी शर्म है? वेदांत सिंह ने चिढ़कर जवाब दिया। पिछली रात सुमित मल्होत्रा के साथ कुछ हुआ था, इसलिए मैं उसे देखने गया था। मैं सचमुच नहीं जानता कि तुम्हारे उस छोटे से सिर में हमेशा क्या चलता रहता है। क्या वह गोंद से भरा है? वो तुमसे भरा है, रितिका ने झूठे गुस्से में मुंह फुलाया। रितिका को आरती से और जानकारी खोदने के लिए सरपट भागते हुए देखकर वेदांत सिंह ने एक तौलिए से अपना मुंह पोंछा और बेडरूम से बाहर आया। चलो, हम सुमित मल्होत्रा से मिलेंगे और फिर हम समुद्र तट पर जा सकते हैं। वेदांत सिंह ने दरवाजा बंद किया। इस बार की कार्ड निकालना याद रखा, उसे अपने थैले में रखा और आरती के पीछे सुमित मल्होत्रा के कमरे में गया। अंदर घुसते ही उसे एक बदबूदार गंध ने घेर लिया। इतनी बुरी गंध कैसे आ सकती है? वेदांत सिंह ने अपनी नाक और मुंह ढकते हुए कहा। और तुम पूछ रहे हो? आरती ने शिकायत की, अपने मुंह पर एक गीला तौलिया लपेटते हुए अंदर घुसते हुए। अगर हमें पता होता कि तुम्हारी दवा इतनी बदबूदार होगी तो हम तैयारी कर लेते। शुरुआत में इसमें गंध नहीं थी, पर रात होते होते ये बदतर होती गई और तभी सुमित मल्होत्रा ज्यादा जोर से चीखने लगा। आशा और मैं बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर सके और बदबू के बीच उसे सांत्वना देने के लिए रुकने के अलावा कोई चारा नहीं था। वेदांत सिंह आखिरकार समझ गया कि आरती ने सुबह सुबह उसे ऐसी नज़र से क्यों देखा था। वो अजीब सी हंसी हंसा। असल में मैंने ये दवा खुद पर कभी इस्तेमाल नहीं की, ये तो बस एक दोस्त ने मुझे दी थी। दवा की छोटी बोतल वेदांत सिंह को अवंतिका ने तब दी थी जब वह अपने संप्रदाय से निकलकर अस्पताल लौटी थी। हालांकि दवा अच्छी थी, पर उसके प्रभाव काफ़ी तेज थे। अवंतिका का इरादा वेदांत सिंह को एक अच्छा डरावा देने का था, पर उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह इसे आज तक इस्तेमाल नहीं करेगा। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि यह कितनी तेज थी। तुमने बिना आजमाए दवा सुमित मल्होत्रा पर इस्तेमाल करने की हिम्मत की? आरती ने डर से चिल्लाया। अगर कुछ गलत हो जाता तो? मेरी दोस्त एक दिव्य चिकित्सक है। अगर बचपन से हमारी लंबी दोस्ती न होती तो मेरे पास इस तरह की खून रोकने वाली दवा नहीं होती। इसके अलावा परिणाम काफ़ी अच्छे रहे हैं, है ना? मैं गारंटी देता हूं कि सुमित मल्होत्रा परसों तक उठकर चलने लगेगा। वेदांत सिंह ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा, राहत महसूस करते हुए कि उसने इसे अस्पताल में इस्तेमाल नहीं किया था, वरना उसकी रेप्यूटेशन सचमुच बदबू मारती, शाब्दिक रूप से। वेदांत सिंह, तुम आखिरकार आ गए, सुमित मल्होत्रा ने उसे देखकर अजीब तरीके से कहा। मैंने तुम्हारे बिना दवा को छूने की हिम्मत नहीं की। मुझे बताओ आगे क्या करना है।
बेशक स्नान करना है। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि तुम लगभग 7-8 घंटे बाद शरीर से दवा धो सकते हो? वेदांत सिंह ने घूरते हुए पूछा। तुमने मुझे यह नहीं बताया था। सुमित मल्होत्रा चौंक गया, यह महसूस करते हुए कि उसने पूरी रात व्यर्थ में कष्ट उठाया था। तुमने मुझे बताया था कि दवा को पूरी रात डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। सुमित मल्होत्रा को निराशा में दांत पीसते हुए देखकर वेदांत सिंह अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, मैं शायद भूल गया था, पर यह दवा मुश्किल से मिलती है। इसे थोड़ा और ज्यादा देर तक लगे रहने देना कभी बुरा नहीं होता। वेदांत सिंह, सुमित मल्होत्रा ने वेदांत सिंह की ओर गहरी भावना से देखते हुए कहा। हम, क्या है? मुझे पता है तुम आभारी हो, पर मुझे ऐसी तेज आंखों से देखने की जरूरत नहीं है। मैं शायद शर्मा जाऊं, वेदांत सिंह ने शर्माते हुए कहा। मैं सच में काफी ईर्ष्या करता हूं कि तुम मेरे जीवन रक्षक बेनिफैक्टर हो, सुमित मल्होत्रा ने गंभीरता से कहा। अगर तुम वेदांत सिंह न होते और मेरे मुक्तिदाता न होते तो मैं अब तक कटार लेकर तुम्हें मार चुका होता। आशा, मुझे उठने में मदद करो। मैंने पूरी रात सहन किया है और आखिरकार इस डिस्गस्टिंग दवा को धो सकता हूं। सुमित मल्होत्रा के चीखने की उपेक्षा करते हुए वेदांत सिंह ने तिरस्कार से सूंघा। भले ही तुम पूरी तरह ठीक हो जाओ, तुम मेरे मुकाबले के नहीं हो। पहले अपने परिवार के मामलों के बारे में सोचो। सुमित मल्होत्रा अपने कदमों पर रुका और वेदांत सिंह की ओर मुड़ा। तुम आओ और मेरी मदद करो। यह असंभव है। मुझे अपने करियर की चिंता है। मैं अपने मामलों का भी ध्यान नहीं रख पाता। तुम्हारी मदद कैसे करूं? वेदांत सिंह ने सिर हिलाया। तुम्हें पहले स्नान करना चाहिए। गंध सचमुच बहुत बुरी है। कौन जानता है कि सुमित मल्होत्रा और आशा ने अंदर क्या किया, पर स्नान में आधे घंटे से ज्यादा का समय लगा। सुमित मल्होत्रा को ताज़ा और स्नान तौलिए में लपेटा हुआ देखकर वेदांत सिंह ने बेपरवाही से कहा, तुम्हारी रिकवरी मेरी उम्मीद से कहीं बेहतर हो रही है। तुम्हें शायद थोड़ी और देखभाल से सब ठीक हो जाएगा। ये यकीनन है। क्या तुमने मेरा यह मजबूत शरीर देखा है? सुमित मल्होत्रा ने शेखी बघारते हुए कहा। आज के लिए तुम्हारी क्या योजना है? मैं कुछ सुंदरियों के साथ समुद्र तट पर जाने की सोच रहा हूँ। वेदांत सिंह खड़ा हुआ और कहा, तुम्हें क्या लगता है, शामिल होना चाहोगे? कल्पना करो, धूप में बिकिनीज में उछल कूद करती सुंदरियों का एक झुंड तुम्हें धूप से बचाने वाली क्रीम लगाने में मदद करने के लिए बुला रहा है। जब तुम उनकी पीठ पर चिकनी चिपचिपी क्रीम लगाओगे और वे कोमल आवाजें निकालेंगी, कितना अद्भुत दृश्य होगा वह। खांसी खांसी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। सुमित मल्होत्रा ने 2 बार खांसा और चिल्लाया, सुंदरियों, तैयार हो जाओ, चलो समुद्र तट पर चलते हैं। दोनों महिलाओं के कपड़े बदलने का इंतजार करते हुए वेदांत सिंह और सुमित मल्होत्रा कॉरिडोर में खड़े आइडल स्मोकिंग कर रहे थे। तुम अपने भाई के बारे में क्या करने की योजना बना रहे हो? वापस जाकर तुरंत शक्ति छीनने का? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ। मुझे परिवार में प्यार मिलता है, पर मेरे पास मेरे भाई जैसा बिजनेस एक्सपीरियंस नहीं है। मुझे अपने समर्थक लोगों का एक समूह इकट्ठा करने की ज़रूरत है और फिर कुछ बाहरी सहायता लेनी होगी। जब सही समय आएगा तब मैं अपना कदम उठाऊंगा, सुमित मल्होत्रा ने पूरी गंभीरता से कहा। भले ही कुल में कोई ऐसी दवा हो जो मेरी पीठ के निशान को ठीक कर सके, पर मैं उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहता। मुझे उस हैवान द्वारा छोड़े गए इस निशान को याद रखना है। बस इसी के लिए मैं उसे भुगतान करवाऊंगा। वेदांत सिंह और सुमित मल्होत्रा दोनों ही बेसब्री से 2 सुंदरियों के आने का इंतजार कर रहे थे और सुमित मल्होत्रा की लगातार शिकायत पर आशा और आरती ने उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया। लॉबी में वेदांत सिंह ने इधर उधर देखा पर उसे तीनों महिलाएं कहीं नहीं दिखीं, जो अजीब था। क्या उसने अनिका रायचंद से उन्हें पहली मंजिल की लॉबी में उसका इंतजार करने को नहीं कहा था? वे तीनों महिलाएं कहाँ जा सकती थीं? अरे वेदांत सिंह, तुम कहाँ देख रहे हो? मैं यहीं हूँ। एक जाना पहचाना स्वर आया और वेदांत सिंह ने आवाज के स्रोत की ओर देखा, सिर्फ ये देखने के लिए कि एक फैशनपरस्त महिला एक नारियल के पेड़ के नीचे खड़ी थी, उसे हाथ हिला रही थी। उसने एक बड़ी धूप टोपी और बड़े धूप का चश्मा पहना था, एक काली टी शर्ट जिस पर एक कार्टून पात्र का क्यू संस्करण व्यंग्य चित्र था जिसे वह पहचानता नहीं था, और डेनिम शॉर्ट्स पहने थे। पूरा एंसेंबल उसे एक जवान, फैशनेबल और जरा भी कम सेक्सी नहीं दिखा रहा था, एक अनोखा आकर्षण बिखेर रहा था। मैं बस सोच रहा था कि तुम सब कहाँ थे, वेदांत सिंह ने रितिका के पहनावे पर मुस्कुराते हुए कहा। तुमने वो बड़ी धूप टोपी कहाँ से खरीदी? मुझे याद नहीं कि हम उसे साथ लाए थे। ये यहीं पास से है, ये हाथ से बनी है। तुम्हें पता है कैसी दिख रही है? मुझ पर काफी अच्छी लग रही है ना? रितिका ने होटल के बगल में एक छोटी सी दुकान की ओर इशारा किया और गर्व से कई चक्कर लगाए और उसके सामने एक पोज दिया। अगर तुम हमेशा ऐसे दिख सको तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने घर पर खुशी खुशी रहने दूंगा, वेदांत सिंह ने प्यार से कहा, कोमल मुस्कान के साथ प्लेफुल तरीके से उसकी कोमल नाक सहलाते हुए। आह, तुम मेरी नाक तोड़ दोगे, रितिका ने शर्माते हुए कहा। उसके शब्द शर्मिंदा करने वाले मीठे थे, पर क्यों उन्हें अंदर से इतनी खुशी महसूस हुई? जैसे ही वेदांत सिंह और रितिका अपने प्यारे पल का आराम से आनंद ले रहे थे, सुमित मल्होत्रा, वह लापरवाह व्यक्ति जो 2 सुंदरियों से घिरा हुआ था, ने विनम्रता से खांसा और कहा, वेदांत सिंह, मुझे थोड़ी भूख लग रही है। क्या हमें पहले खाने की जगह नहीं ढूंढनी चाहिए?
मैं तुम्हें तब तक खिलाऊंगा जब तक तुम फट न जाओ, वेदांत सिंह ने कड़वाहट से बुदबुदाया। अनिका और ईशा कहाँ हैं? वे अभी भी दुकान में हैं, है ना? वे भी धूप टोपियां चुन रही हैं। उन्हें बस ज्यादा समय लगा, इसलिए मैं तुम्हें इंतजार करने के लिए बाहर आ गई, रितिका ने खुशी से कहा। आरती, आशा, क्या तुम दोनों भी धूप टोपी नहीं खरीदने वाली हो? तुम्हें पता है आज धूप तेज है, और अगर तुम कुछ छाया के लिए नहीं पहनोई तो तुम धूप में सांवली हो सकती हो। महिलाएं हमेशा अपने रूप रंग की चिंता करती हैं, चाहे वे 20 साल की हों या 30-40 की। वे अपनी उपस्थिति का एक निश्चित हद तक ध्यान रखती हैं, जैसे त्वचा निखारने वाले द्रव, फेस मास्क या यहाँ तक कि फोटो एडिटिंग अनुप्रयोग का उपयोग करना। जो भी साधन हो, वे हमेशा विपरीत लिंग को अपना सबसे सुंदर रूप दिखाने की उम्मीद करती हैं। आरती और आशा कोई अलग नहीं थी। ये सुनकर कि वे धूप में सांवली हो सकती हैं, उन्होंने तुरंत सुमित मल्होत्रा को छोड़ दिया और रितिका के साथ दुकान में दौड़ पड़ी। सुमित मल्होत्रा का पेट गुर्राया, और इससे पहले कि वेदांत सिंह उसे छेड़ने पाता, उसे एहसास हुआ कि उसका अपना पेट भी विद्रोह कर रहा था। दो बड़े आदमी सड़क पर भूखे तो नहीं रह सकते थे, है ना? तो दोनों ने एक छोटा सा कैफे ढूंढा और खिड़की के पास बैठ गए, महिलाओं के शॉपिंग खत्म होने का इंतजार करने लगे। जब तक महिलाएं शॉपिंग खत्म करके वेदांत सिंह और सुमित मल्होत्रा को ढूंढा, तब तक दोनों आदमी पहले ही अघा चुके थे। ईशा शर्मा ने वेदांत सिंह के सिर पर एक धूप टोपी रखी, हंसते हुए कहा, बड़े भाई वेदांत, मैंने ये धूप टोपी आपके लिए चुनी है। वेदांत सिंह ने उसे उतार कर देखा। ठीक है, स्वाद ज्यादा बुरा नहीं था, ये वन पीस के लफी की टोपी जैसी थी। और सुमित मल्होत्रा के पास भी एक धूप टोपी थी। यह महिलाओं की चीजें चुनने में उत्कृष्ट टेस्ट को उजागर करता था। सुमित मल्होत्रा की टोपी हालांकि आकार में अजीब नहीं थी, पर जब उसने उसे पहना तो वह एक ऊंचे खंभे जैसी दिख रही थी, खासकर ऊपर से फटे होने के कारण। सुमित मल्होत्रा ने पहले ध्यान नहीं दिया था, पर उसे उतारकर वेदांत सिंह की शरारती मुस्कान देखकर और अपनी टोपी को देखकर उसे समझ आ गया, इसमें इतना मजेदार क्या है? मेरी टोपी को उतारकर मोड़ा जा सकता है और यात्रा के लिए साथ ले जाया जा सकता है, क्या तुम्हारी कर सकती है? जरूर जरूर, तुम्हारी टोपी कमाल है, वेदांत सिंह ने अपनी हंसी दबाने की कोशिश करते हुए कहा। मैं देखता हूं तुम्हें मेरी टोपी बहुत पसंद है, तो मैं खुशी खुशी तुमसे बदल लूंगा। हम सब यहाँ अच्छे भाई हैं। यह एक दर्दनाक बलिदान है, पर मैं तुम्हारे लिए इसे करूंगा, सुमित मल्होत्रा ने महानता से कहा। चलो ऐसा नहीं करते, ठीक है? एक सज्जन पुरुष दूसरों की चीजों का लालच नहीं करता, और इसके अलावा तुम्हारी प्रिय मित्र ने इसे तुम्हारे लिए ध्यान से चुना है। क्या तुम सच में इसे मुझसे बदलोगे? वेदांत सिंह ने तिरछी मुस्कान के साथ पलटवार किया। जैसे ही सुमित मल्होत्रा सकारात्मक रूप से जवाब देने वाला था, वेदांत सिंह ने उसकी बात काट दी। भले ही तुम बदलने को तैयार हो, पर मैं नहीं हूं। यह मेरी प्रिय ने चुना है, और इसका मेरे लिए बहुत मायने रखता है। कोई बदलाव नहीं, कोई बदलाव नहीं। एक निराश सुमित मल्होत्रा के पास अपनी छोटी टोपी पहनकर समूह के साथ समुद्र तट पर जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। वे जल्दी पहुंच गए, और वहां पहले से ही काफी लोग थे। वेदांत सिंह और सुमित मल्होत्रा पास की एक इक्विपमेंट दुकान पर गए। धूप छाते और अन्य धूप से बचाने वाले उपकरण किराए पर लेने के लिए धूप छाते रेत पर लगाए गए और एक समुद्र तट चटाई बिछाई गई। वेदांत सिंह विस्तार से फैला मुद्रा में समुद्र तट पर लेटा, अंगड़ाई लेते हुए। क्या तुम उनके साथ पानी में खेलने नहीं जा रहे? ईशा शर्मा नीचे बैठ गई और वेदांत सिंह के बगल में पूछा। वेदांत सिंह तैरने वाली पोशाक में ढके उसके सीने को ऊपर देखते हुए निगल गया और जवाब दिया, अभी तैरने का समय नहीं है, जब थोड़ा गर्म हो जाएगा तो समुद्र में जाने में ज्यादा मजा आएगा। ओह, ईशा शर्मा ने एक समुद्र तट चटाई ली और खुद भी बैठ गई। कैसा लग रहा है? आरामदायक, है ना? वेदांत सिंह ने अपनी तरफ लेटे हुए मुस्कुराकर उससे पूछा। काफी आरामदायक है। मैंने पहले कभी समुद्र तट का ऐसा अनुभव नहीं किया, ईशा शर्मा ने सोचते हुए कहा। पहले जब यहाँ आते थे तो बस जूते उतारकर थोड़ा घूमते थे, कभी नहीं सोचा था कि हम सच में लेटकर आराम भी कर सकते हैं। यह इसलिए है क्योंकि तुम मुझसे मिली नहीं थी। ऊपर से बेदाग रेत, समुद्र और आकाश का आबादित नज़ारा, और लहरों को सुनते हुए समुद्र तट पर लेटे रहने की आज़ादी, क्या तुम्हें इस तरह का जीवन बहुत सुखद नहीं लगता? वेदांत सिंह ने आंखें बंद करके आह भरते हुए कहा। ईशा शर्मा मुस्कुराई, उस पर नजर डाली। वेदांत सिंह को रेत पर फैला हुआ, आंखें बंद किए, संतोष भरी मुस्कान के साथ देखकर उसने भी अपनी टोपी अपने सिर के पीछे रखी, वेदांत सिंह की मुद्रा की नकल करते हुए लेट गई। थोड़ी देर बाद उसे सचमुच आरामदायक लगा। दोनों, एक पुरुष और एक महिला, समान मुद्राएं और हाव भाव के साथ धूप में विशेष रूप से सामंजस्यपूर्ण लग रहे थे। पर हमेशा कुछ लापरवाह बातें सामने आती हैं, जैसे सुमित मल्होत्रा, वह बदमाश जिसे किसी तरह एक पानी वाली पिस्तौल मिल गई थी और उसने वेदांत सिंह पर गोली चलाना शुरू कर दिया था। इस तरह के एक कमीने को इस शानदार दृश्य को बर्बाद करते हुए देखकर वेदांत सिंह ने उसे बख्शा नहीं। उसने सीधा सुमित मल्होत्रा को अपने कंधों पर उठाया और समुद्र तट की ओर बढ़ गया। एक जोरदार छपाक के साथ उसने उसे सीधा समंदर में फेंक दिया। खोक खोक, अरे यार, खोक खोक, क्या मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहे हो? सुमित ने कुछ घूंट पानी निगलने के बाद हकलाते हुए कहा और कोसा।
क्या तुमने देखा नहीं कि मैं वहाँ एक हसीना के साथ प्रेम प्रसंग रचा रहा था? अगर वो कामयाब हो जाती और मुझे आज रात अपने कमरे में बुला लेती तो कितना शानदार होता, लेकिन तुम्हारी वजह से, इस अंधे मूर्ख, मेरी सारी योजनाएं चौपट हो गईं, और तुम्हें यहाँ शिकायत करने की हिम्मत भी कैसे हुई? वेदांत सिंह ने गुस्से से कहा। छह, मैं तुम्हें बता दूं, मुझे नहीं पता कि हसीना तुम्हें आज रात अपने कमरे में बुलाएगी या नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि अगर तुमने यहाँ अपनी आंखों का मजा नहीं लिया तो पछताओगे। सुमित ने तिरस्कार से वेदांत सिंह की ओर देखते हुए कहा। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने यूं ही पानी वाली पिस्तौलें ढूंढने की जहमत उठाई थी? असल बात यह है कि जब तुम हसीनाओं के पीछे भागते हो और हसीनाएं आगे दौड़ती हैं, तब तुम सिर्फ उनकी छाती की लहरों का फायदा उठाने के लिए देखते रहते हो, है ना? सुमित ने वेदांत सिंह की गर्दन में अपनी बांह डाली और बोला, जरा सोचो यार, हसीना तुम्हारे सामने कैसे भी चले, वो सामने वाले दो पहाड़ बस हल्के से हिलते हैं। लेकिन अगर तुम ये पानी वाली पिस्तौल का खेल शुरू करते हो तो एक बार जब हसीनाएं दौड़ना शुरू करती हैं, वो दृश्य मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, है ना? और क्या तुम हसीनाओं को पानी वाली पिस्तौलों से भीगते हुए देख पाओगे? तुम जरूर उनके सामने खड़े हो जाओगे, है ना? हसीनाएं तुम्हारे पीछे छुपकर पानी से बचेंगी, कभी कभी उनकी छाती तुम्हारी पीठ से भी रगड़ खा सकती है। ऐसा दृश्य क्या मूर्ख की तरह लेटने से कहीं बेहतर नहीं है? तुम्हारी बातें सुनना 10 साल की किताबें पढ़ने से भी बेहतर है, वेदांत सिंह ने कृतज्ञता से कहा। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने प्रभावशाली वासना भरे व्यक्ति हो। देखो, तुम मुझे कम आंक रहे हो, सुमित ने एक पुराने समझदार व्यक्ति की तरह हाथ लहराते हुए कहा। मेरे पास ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं। अगर तुम सच में रीता के साथ एक साधारण से बढ़कर रिश्ता बनाना चाहते हो तो मैं तुम्हें कुछ सुझाव दे सकता हूँ। उसे छोड़ो, क्या तुमने देखा नहीं कि मेरे साथ 3 महिलाएं हैं? एक या दो शायद ठीक हो, लेकिन एक रात में 3, ये थोड़ा नुकसान वाला सौदा होगा। वेदांत सिंह ने शर्माते हुए हाथ हिलाया। यही तो तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी यार। उधर मेरे पास भारत में बनी खास गोलियां हैं, जानते हो उस डिपार्टमेंट में वो लोग किंवदंती हैं, है ना? उन्होंने जादुई तेल बनाए हैं, ये छोटी गोलियां तो कुछ भी नहीं, सुमित ने उदारता से कहा। तो तुम यहाँ छुट्टी मनाने आए हो या प्रेम प्रसंगों के पीछे भागने? क्या तुम्हें 2 महिलाएं काफी नहीं हैं? पुरुषों के जीवन में ऐसे दिन हमेशा आते हैं जब उन्हें स्वाद में बदलाव चाहिए होता है। महिलाएं, खैर, उनके हमेशा कुछ दिन ऐसे होते हैं जब रिश्तेदार मिलने आते हैं। और बस ऐसा ही हुआ कि रीता और आशा के वो दिन एक साथ आ गए हैं, तो मजा लेने में कोई बुराई नहीं, जब तक तुम घर का रास्ता न भूलो, सुमित ने गंभीरता से कहा। पुरुषों के इधर उधर भटकने से तुम्हें ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि इस बात से कि वो मुख्य और गौण में फर्क नहीं कर पाते। याद रखो, चाहे कुछ भी हो, घर वाली ही असल में वो है जिसे तुम्हें संजोना चाहिए। बाहर वाली तो बस मनोरंजन के लिए हैं और बाद में उन्हें जाने दिया जा सकता है। सुमित की बातें सुनकर वेदांत सिंह को लगा कि उसकी दुनिया देखने का तरीका एक ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है, और सुमित की कल्पना से पानी वाली पिस्तौल का खेल और भी मजेदार हो गया। एक हाथ में पानी वाली पिस्तौल थामे, एक तरफ सुमित अपनी 3 लोगों की टीम के साथ, दूसरी तरफ वेदांत सिंह अपने 4 लोगों के साथ, उन्होंने रेत पर अपना युद्ध शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद अनिका रायचंद पूरी तरह भीग गई और रोते हुए वेदांत सिंह से मदद की गुहार लगाने लगी। तभी वेदांत सिंह ने मानव ढाल होने के फायदे महसूस किए। सामने खड़े होने पर अनिका रायचंद के दोहरे शिखर लगातार उसकी पीठ से रगड़ खा रहे थे। रगड़ रगड़। एक तरफ के फायदे का आनंद लेने के बाद अब रीता की बारी थी तकलीफ उठाने की। वेदांत सिंह उसे बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन नतीजा पहले जैसा ही रहा। बस रितिका की स्किल्स इस समय कुछ ज्यादा ही अच्छी थीं। जब वेदांत सिंह उसे ढालने के लिए आगे बढ़ना चाहता तो उसे थप्पड़ मारकर दूर धकेल दिया जाता। क्यों? रितिका के अनुसार वेदांत सिंह का उसके सामने आगे पीछे होना सिर्फ रास्ते में बाधा था। वेदांत सिंह अपनी तरफ पूरा मजा ले रहा था, जबकि उसके आसपास खड़े शरारती नौजवानों का तो मुंह में पानी आ रहा था इस नज़ारे को देखकर। अरे यार, ये 2 लड़के कौन हैं? एक ने 2 हसीनाओं पर एकाधिकार कर रखा है, दूसरे ने 3 पर, और वे अभी भी यहाँ अपना प्यार दिखा रहे हैं। तथाकथित अविवाहित पुरुषों का दिल टूट गया, लेकिन जो लोग ज्यादा समझदार थे और जिनके साथ साथी थे, उन्होंने जल्दी ही इन दोनों लड़कों की चतुर चालें पकड़ लीं, जो गोपनीय और फायदेमंद दोनों थीं। उन्होंने अपने बगल वाले लड़कों के साथ इशारे किए और पास की इक्विपमेंट दुकान की ओर खरीदारी करने भागे। बस इसी थोड़े समय में इक्विपमेंट दुकान ने खूब कमाई की। लोग सामान खरीदने आते रहे, अगर कुछ और नहीं तो पानी वाली पिस्तौलें जरूर खरीदते। बस थोड़ी ही देर में दुकान का पानी वाली पिस्तौलों का पूरा भंडार बिक गया। हर बार जब दुकान मालिक ने भंडार खत्म होने की घोषणा की और अन्य वस्तुओं का सुझाव दिया तो ग्राहकों के चेहरे निराशा से लटक गए। ये देखकर दुकान मालिक ने तुरंत बड़े पैमाने पर भंडार मंगाना शुरू कर दिया। बक्से पर बक्से दुकान में लाते रहे और फिर दुकान का कारोबार और भी बढ़ गया। जबकि बाकी सब अभी भी जोर शोर से खेल रहे थे, वेदांत सिंह और उसकी टीम थकने लगी थी। वेदांत सिंह की पीठ पर लटकी हुई अनिका रायचंद ने शिकायत भरी आवाज में कहा, वेदांत, मुझे प्यास लगी है। क्या वहां पानी नहीं है? वेदांत सिंह ने अपने थैलों की ओर इशारा किया। लेकिन मुझे वो पीना है, अनिका रायचंद ने वेदांत सिंह की ओर देखते हुए एक फल बेचने वाले ठेले की ओर इशारा करते हुए कहा।
उसके इशारा करने की दिशा में देखते हुए वेदांत सिंह ने समझा कि उसे नारियल पानी चाहिए था। ठीक है, तो मेरे साथ आओ इसे खरीदने और उन्हें थैलों की निगरानी करने दो ताकि वे गुम न हो, उसने कहा। बाहर घूमने पर पुरुषों और महिलाओं के अलिखित नियम के अनुसार 99% पुरुष सहजता से खाने पीने का बिल चुकाते हैं, जिससे भविष्य में शादी की संभावनाओं का रास्ता साफ होता है। हालांकि वेदांत सिंह का महिलाओं के साथ वर्तमान रिश्ता अनुचित प्रकार का नहीं था। मिस्टर वेदांत को कोई आपत्ति नहीं होगी अगर बाद में यह अनुचित हो जाता। फल बेचने वाले ठेले के पास कुर्सियां और मेजें थीं। वेदांत सिंह और अनिका रायचंद अपने नारियल तैयार होने का इंतजार करते हुए बैठ गए। उन्होंने 7 नारियल का ऑर्डर दिया और 2 किलो केले भी खरीदे, फिर अपनी जीत का जश्न मनाते हुए अपने खजानों के साथ वापस लौटे। लो, ये 3 नारियल तुम तीनों के लिए हैं, वेदांत सिंह ने सुमित की टीम को 3 नारियल और आधा किलो केले देते हुए कहा। बुरा नहीं, बुरा नहीं, हम तीनों को याद रखा, मेरी सारी योजनाएं व्यर्थ नहीं गईं, सुमित ने खुश होकर मुस्कुराते हुए कहा जब उसने वेदांत सिंह के हाथों से नारियल लिए। अपना फल खाओ, वेदांत सिंह ने चिढ़कर जवाब दिया और फिर खुद नारियल पानी पीने लगा। उसने स्ट्रॉ डाला और एक घूंट लिया। आह, प्राकृतिक नारियल का दूध बस अलग ही होता है। इसका स्वाद बिल्कुल शानदार था। केले भी स्वादिष्ट थे, मीठे और थोड़े चिपचिपे। वेदांत सिंह और सुमित ने केले पकड़े और उन्हें 2-2 निवालों में खाया, जबकि महिलाएं शालीनता से छोटे छोटे निवाले लेकर हर पल का स्वाद ले रही थीं। नारियल पानी खत्म हो गया था और केले भी, लेकिन ये बस छोटे मोटे नाश्ते थे और इनसे भूख शांत नहीं हो सकती थी। पानी में थोड़ी देर खेलने के बाद वेदांत सिंह और उसकी टीम के पेट गुड़गुड़ाने लगे। क्या हम अब खाने चलें, या अब खाने चलें, या अब खाने चलें? अनिका रायचंद थकी हुई दिख रही थी, समुद्र तट पर लेटी हुई थी। जितनी आकर्षक वह दिख सकती थी उतनी दिख रही थी। 11 बज चुके हैं, तो सच में खाने का समय हो गया है, वेदांत सिंह ने कहा। लेकिन हमारे सामान की निगरानी कौन करेगा? क्या होगा अगर कोई आकर तुम्हारा सामान ले जाए? तुम लोग पहले खाने चले जाओ और बस मेरे लिए थोड़ा खाना ले आना। मूर्ख, क्या तुमने देखा नहीं कि वहाँ एक बीच गार्ड है? अनिका रायचंद ने ऐसे व्यंग्य किया मानो वेदांत सिंह एक मूर्ख हो। बस उसके पास जाकर एक अनुरोध दर्ज कराओ, उसे 50 रुपये दो और वे दोपहर के भोजन के दौरान इस जगह की देखभाल करने में हमारी मदद करेंगे। शर्मिंदा महसूस करते हुए वेदांत सिंह ने अपना सिर छुआ और बीच गार्ड के पास गया, उसे 50 रुपये दिए, जिससे उसने प्रभावी रूप से जगह किराए पर ले ली। गार्ड ने वेदांत सिंह को यह भी सलाह दी कि जब वह दोपहर के भोजन के लिए जाए तो अपनी सारी कीमती चीजें अपने साथ ले जाए ताकि कुछ भी खोने से बचा जा सके। यहाँ घूमने आते समय सबसे जरूरी क्या है? समुद्री भोजन खाना। बेशक पहाड़ के पास पहाड़ से और पानी के पास पानी से गुजारा करना, ये प्राचीन सिद्धांत नहीं बदला है। बेशक अफीम तस्करों के इलाके के पास जहाँ बहुत सारी कब्रें हैं, वेदांत सिंह ने ऐसे गांव देखे थे जहाँ हर कोई कब्र खोदने वाला था, सचमुच मृत लोगों से गुजारा कर रहा था। समुद्र तट के पास एक रेस्टोरेंट में पहुंचकर, क्योंकि दोपहर का भोजन का समय था और बहुत भीड़ थी, वेदांत सिंह और उसके दोस्त केवल न्यूनतम शुल्क वाले प्राइवेट रूम में ही मेज पा सके। 1 दर्जन व्यंजन ऑर्डर करने के बाद जब खाना परोसा गया तो वेदांत सिंह की आंखें फैल गईं। खोक खोक, क्या हमारे केकड़े के ऑर्डर में एक कम था? वेदांत सिंह ने सूखी हंसी के साथ कहा, लेकिन उसकी नजरें थाली में रखे 6 केकड़ों पर टिकी थीं। हाँ, अब तो पतझड़ आ गया है, केकड़ों का सबसे अच्छा मौसम, सुमित ने टिप्पणी की। उसकी आंखें लालच से चमक रही थीं जैसे ही उसने वेदांत सिंह की ओर देखा। अगर हम उन्हें बांटें तो किसी को आत्म बलिदान करना होगा, लेकिन फिर भी यह पर्याप्त संतोषजनक नहीं होगा। ओह सुमित, जाओ सेवक को बुलाओ, चलो एक और थाली मंगाते हैं, वेदांत सिंह ने निगलते हुए कहा। मासूमियत से सिर हिलाते हुए सुमित सेवक को बुलाने बाहर गया, लेकिन पूछने पर सेवक ने उसे बताया कि यह पर्यटक मौसम था और केकड़ों की आपूर्ति कम थी और प्रति मेज केवल एक बार ही ऑर्डर किया जा सकता था। एक बुरा मोड़ भांपते हुए सुमित कमरे में लौटा तो देखा, सचमुच उसके हर साथी ने एक बड़ा केकड़ा पकड़ रखा था और उसे शरारती ढंग से देखकर मुस्कुरा रहे थे। निराशा से भरा सुमित मेज पर रखे अन्य व्यंजनों पर टूट पड़ा। उसे 2 निवालों में आधा थाली समुद्री खीरा निगलते देखकर लड़कियों की आंखें लाल हो गईं। हर कोई जानता है कि समुद्री खीरा त्वचा को पोषण देने और सुंदर बनाने में मदद करता है, खासकर महिलाओं के रंग के लिए फायदेमंद होता है। आधा थाली अभी अभी उसके पेट में गायब हो गई थी, इसलिए उन्हें बुरा न मानना बहुत दर्दनाक था। इस प्रकार रीता और आशा के नेतृत्व में और अनिका रायचंद, ऋतिका और रीता के समर्थन से ये तय किया गया कि कौन से व्यंजन छुए जा सकते हैं और कौन से नहीं, जिसके बाद उन्होंने अपने केकड़े के दावत का आनंद लिया। मेज से खाना तेजी से साफ हो गया, शंख का सूप भी खत्म हो गया था। हालांकि भोजन संतोषजनक था, लेकिन सिर्फ एक केकड़ा होने के तथ्य ने सभी को परेशान कर दिया और सबने शाम को एक ऐसे रेस्टोरेंट को खोजने की कसम खाई जो असीमित केकड़े परोसता हो। भरपेट खाने के बाद टीम समुद्र तट की ओर वापस लौटी। अब दोपहर हो चुकी थी और गर्मी से बचने के लिए कई और लोग आ रहे थे, जिससे समुद्र तट पर भीड़ भरा नज़ारा बन गया था। पुरुषों को एक दूसरे से धक्का मुक्की करने में कोई आपत्ति नहीं थी। हो सकता है कि आप आसपास की महिलाओं से कोई फायदा भी उठा लें, लेकिन महिलाएं ऐसा नहीं सोच रही थीं।
पहले से ही गर्मी से जूझ रही थीं। अब पुरुष कभी कभी करीब आते और फायदा उठाते। कौन परेशान नहीं होगा जब उनकी अपनी देह को इस तरह निचोड़ा जा रहा हो, मानो कोई भी आकर छू ले। इस समय बीच गार्ड ने अपनी भूमिका निभाई, एक व्यवस्थित पेट्रोल शुरू किया और जानबूझकर महिलाओं का फायदा उठाने की कोशिश करने वाले पुरुषों को सख्ती से निपटाया। धीरे धीरे पुरुषों ने ऐसे विचार छोड़ दिए। पहले एक हल्का सा स्पर्श शायद बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अब गार्ड्स की नज़र उन पर थी। कोई भी हरकत उन्हें ले जाने का कारण बन सकती थी, और यह सचमुच निराशाजनक था। वेदांत सिंह के आसपास का इलाका शांत था, क्योंकि वह सबसे भीड़ वाले हिस्सों से दूर था, इसलिए ऐसा कोई आपत्तिजनक व्यवहार नहीं हुआ। जब गार्ड उनकी तरफ पेट्रोल करता हुआ आया तो वेदांत सिंह ने उस व्यक्ति का अभिवादन किया जिससे उसने दोपहर में बात की थी। वह गार्ड काफी बातूनी था। अपने सहयोगियों को हाथ हिलाकर इशारा करने के बाद वह बैठ गया और वेदांत सिंह और उसके दोस्तों के साथ गपशप करने लगा। दोपहर का भोजन कैसा रहा, नौजवान? गार्ड ने मुस्कुराते हुए पूछा। अच्छा था, वेदांत सिंह ने कहा। मुझे कहना होगा कि यहाँ का समुद्री भोजन सचमुच स्वादिष्ट है, हालांकि हमें सिर्फ एक केकड़ा मिला। पर्यटक मौसम के दौरान यह आम बात है, गार्ड ने सिगरेट जलाते हुए जवाब दिया। रेस्टोरेंट केकड़ों की बिक्री की मात्रा को सीमित करना शुरू कर देते हैं ताकि वे खत्म न हों। दोपहर के भोजन में एक मिल जाना वास्तव में काफी भाग्यशाली था। उसने आगे कहा, अगर आप केकड़े खाना चाहते हैं तो आपको शाम का इंतजार करना चाहिए। जब रात के ठेले शुरू होंगे तो उनके पास निश्चित रूप से बहुत होंगे, लेकिन नियमित रेस्टोरेंट इसकी गारंटी नहीं दे सकते। धन्यवाद अंकल, आज रात जब हम बाहर निकलेंगे तो जरूर वहां जाएंगे, वेदांत सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। अंकल, क्या आप यहाँ के आसपास की और मज़ेदार जगहों के बारे में जानते हैं? ये तो मैं खूब जानता हूँ, अंकल ने उत्साह से कहा। अगर तुम और दिन रुकने की योजना बना रहे हो तो तुम्हें पंच मंदिर, शौर्य दुर्ग, सागर समाधि, समुद्री उद्यान और वन कानन वाटिका जरूर जाना चाहिए। ये सभी आकर्षण काफी अच्छे हैं, हालांकि छुट्टी की वजह से भीड़ हो सकती है। वह रुका, फिर सुझाव दिया, अगर तुम्हें पानी में डूबना पसंद है तो तुम यहाँ के गर्म जलकुंड भी आजमा सकते हो। वे राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हैं। मैं हर हफ्ते अपने परिवार को वहां ले जाता हूँ। इस बीच गार्ड अंकल ने अब अपना मिलनसार पक्ष दिखाया। लगातार वेदांत सिंह और उसके दोस्तों को आसपास खाने और मजे करने की अच्छी जगहों के बारे में बताते रहे और उन्हें कुछ छोटे मोटे विक्रेताओं द्वारा धोखा दिए जाने से बचने की याद दिलाते रहे, खासकर चूंकि पर्यटक मौसम में धोखेबाजों की भीड़ लगने लगती है। अपने उन बच्चों की बात करते हुए जो दूसरे शहर में कॉलेज गए थे, गार्ड विचारमग्न हो गया। तुम नौजवानों को बस अपनी जगह पर रुकना पसंद नहीं है। यह एक क्षणिक फैसला होता है, लेकिन यही तो जवानी है। मेरा बेटा भी कॉलेज के लिए दूर चला गया था। उसकी माँ उसे स्थानीय रहने की सलाह देती रही, लेकिन उस छोटे बदमाश ने चुपके से प्रदेश से बाहर आवेदन कर दिया। बच्चा बड़ा होता है, उसे बाहर जाकर दुनिया देखनी चाहिए। उन्हें हालांकि अक्सर घर आना चाहिए क्योंकि यह उनकी जड़ है। अंकल ने अपनी बातें यहाँ खत्म की और चले गए, और वेदांत सिंह और उसकी टीम ने आधिकारिक तौर पर अपना तैरने का दिन शुरू किया। क्योंकि सुबह पानी थोड़ा ठंडा था, हर कोई सिर्फ थोड़ी देर के लिए समुद्र किनारे खेला था। हालांकि दोपहर तक सूरज ने पूरे महासागर को गर्म कर दिया था और पानी गर्म और तैरने में सुखद हो गया था। इस समय एक मुख्य आकर्षण था ये देखने का मौका कि महिलाएं अपनी तैरने वाली पोशाकों में कैसी दिखती थीं। सुबह हालांकि लड़कियों ने तैरने वाली पोशाकें पहन रखी थीं, उनके ऊपर कपड़े भी थे, लेकिन जैसे ही दोपहर में मौसम गर्म हुआ, उन्होंने अपने बाहरी कपड़े उतारना शुरू कर दिया था, भीतर के सबसे आकर्षक हिस्से दिखाते हुए। सभी महिलाओं को अपनी तैरने वाली पोशाकों में बदलते देखकर वेदांत सिंह ने सुमित की गर्दन पर अपना हाथ रखा और शरारती मुस्कान के साथ कहा, अब इसे मैं बीच कहता हूँ। ये लहराती लहरों जैसी काया का एक नज़ारा है। लगता है कि यहाँ आने का चुनाव कोई गलती नहीं था। सच में मैं मूल रूप से अयोध्या जाना चाहता था, लेकिन रीता और आशा ने यहाँ आने पर जोर दिया। पहले तो मैं झिझक रहा था, लेकिन अब मैं देखता हूँ कि मैं गलत था। सुमित ने लालची नजरों से महिलाओं के एक समूह की फिगर को देखते हुए कहा। वेदांत, तुम तैरने नहीं आ रहे हो? अनिका रायचंद ने समुद्र किनारे से चिल्लाया, अपने हाथों से मेगाफोन की आकृति बनाते हुए। बस इंतजार करो, वेदांत सिंह ने जवाब दिया और अपनी टी शर्ट उतारना शुरू कर दिया, अपने शॉर्ट्स के नीचे फूलों वाले स्विम ट्रंक्स दिखाते हुए। स्विमवेयर स्टोर में वह किसी तरह इन ट्रंक्स की ओर आकर्षित हो गया था, जो कुछ नारियल के पेड़ों से सजे थे। शायद ये सिर्फ हरियाणा क्षेत्र का माहौल था। अरे यार, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने साहसी होगे, सुमित ने बुदबुदाते हुए कहा जैसे ही उसने वेदांत सिंह को सिर्फ अपने स्विम ट्रंक्स में देखा। वेदांत सिंह का मांसपेशियों वाला शरीर, जो आमतौर पर कपड़ों के नीचे छिपा रहता था, अब अपने स्विम ट्रंक्स में होने के कारण और छिपाया नहीं जा सकता था। उसकी मांसपेशियां बड़ी नहीं थीं, लेकिन एक प्रोफेशनल के लिए इस प्रकार की मांसपेशी का मतलब जिम जाने वाले व्यक्ति की तुलना में कहीं ज्यादा शक्ति थी। उसके शरीर पर मौजूद कई छोटे और बड़े कट के साथ उसने कठोर पौरुष का एक स्पर्श जोड़ा। उसने उन लोगों को भी चुनौती दी जो अपने शरीर का दिखावा करते थे। कोई बात नहीं, तुम्हारे शरीर पर भी मेरे से कम निशान नहीं हैं, वेदांत सिंह ने गर्म होते हुए कहा। मैं पहले एक लैप तैरने जा रहा हूँ। समंदर की ओर चला। वेदांत सिंह समुद्र की ओर दौड़ा।
अरे यार, वापस आने के बाद से वह जमीन पर रह रहा था, सिर्फ कभी कभार तरन-ताल जाता था। वह लगभग भूल ही गया था कि समुद्र में जूझना कैसा होता है। शिकारी अकादमी के दिनों में वह हर दिन 10 समुद्री मील तैरता था। हालांकि तब जीवन थका देने वाला था, अब उसे कुछ कुछ पुरानी याद आ रही थी। छपाक। पानी के तापमान का आदी हुए बिना वेदांत सिंह ने एक बार जब पानी उसके घुटनों तक पहुंच गया तो उसमें डुबकी लगाई, फिर लगातार ऊपर नीचे होता रहा, गोता लगाता रहा और खेलता रहा। धीरे, दम घुट जाएगा। रितिका, तैरने वाला घेरा पहने हुए, चिल्लाई। वह कुंती देवी पर्वत पर पली बड़ी थी, जहां न तो समुद्र था और न ही कोई ठीक ठाक बड़ी झील। अचानक समुद्र में होने से उसे सिहरन हुई। आखिरकार उसे तैरना नहीं आता था और पानी में उसकी युद्धक क्षमताएं शून्य थीं। लहरों के साथ बहते हुए उसने प्रकृति की जबरदस्त शक्ति को महसूस किया। उसी पल वेदांत सिंह नजरों से ओझल हो गया। रितिका पानी पर लेटी चिल्ला रही थी, वेदांत तुम कहाँ हो, वेदांत तुम कहाँ हो। लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जैसे ही रितिका घबरा रही थी, ये सोचकर कि वेदांत सिंह समुद्र में मर गया होगा, उससे लगभग 20 मीटर दूर कोई समुद्र से बाहर निकला। वह वेदांत सिंह था। वह किनारे पर मौजूद लोगों को उत्साह से हाथ हिला रहा था। नीचे आओ, मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ, वेदांत सिंह चिल्लाया। बस थोड़ी ही देर में उसने अपने अंगों को इतना गर्म कर लिया था कि 10 समुद्री मील से ज्यादा तैरना भी हवा का झोंका जैसा लगेगा। मैं भी आ रहा हूँ। सुमित ने समुद्र में छपाक मारी। उसकी डूबकी महिलाओं को देखते ही जेल से छूटे कैदी की याद दिला रही थी। सुमित तेजी से वेदांत सिंह की ओर तैरा और वे दोनों मछलियों की तरह समुद्र में इधर उधर भागते रहे। हालांकि जल्द ही सुमित की क्षमता कम हो गई, जबकि वेदांत सिंह अभी भी असंतुष्ट महसूस कर रहा था। चलो किनारे पर आराम करने चलते हैं, सुमित हाँफते हुए बोला। तुम्हें पता होना चाहिए, एक बार जब वो महिलाएं खेलकर थक जाएंगी तो सनस्क्रीन लगाने का समय होगा, और वही मुख्य घटना है। अकलमंदी की बात है। वेदांत सिंह ने तेजी से खुद को सुमित से दूर किया। अरे यार, उस कमीने के साथ रहना हमेशा उसके विचारों को भ्रष्ट करता हुआ लगता था। फिर भी भले ही सुमित ने जो कुछ कहा था वह सब बकवास था, ये बात सच थी। कौन महिलाओं को सनस्क्रीन नहीं लगाना चाहेगा। किनारे पर लौटने के बाद वेदांत सिंह अपनी जगह की ओर चल रहा था, तभी अचानक धड़ाम, एक वॉलीबॉल उसकी पीठ पर आकर लगी। अरे यार, किसने फेंकी वो। उसका मूड खराब हो गया क्योंकि वह अभी अभी खुशी खुशी समुद्र से निकला था और तुरंत एक गेंद से टकरा गया था। उसने जोर से गालियां देना शुरू किया, लेकिन फिर खुद को रोक लिया। मुझे माफ करना, हमारा मतलब तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं था। एक महिला वेदांत सिंह से माफी मांगने के लिए तेजी से आई। उसे देखकर वेदांत सिंह ने पाया कि वह काफी खूबसूरत थी। उसके पीछे देखते हुए, वाह, उसके जैसी 7 या 8 और खूबसूरत महिलाएं जरूर होंगी। आह, उसका दिल बहुत दयालु था। वह एक महिला को इतनी विनम्रता से माफी मांगते हुए नहीं देख सकता था। इसलिए वेदांत सिंह ने शालीनता से गेंद वापस की और पूछा कि क्या उनके पास खिलाड़ी कम हैं, अपनी मदद की पेशकश करते हुए। उस खूबसूरत महिला ने वेदांत सिंह के शरीर की बनावट को एक नज़र देखा और उसके गंभीर चेहरे को देखकर हंसते हुए कहा, ठीक है, चूंकि तुम एक सज्जन व्यक्ति लगते हो, हमारे साथ खेलो। देखा, लड़कियां कितनी आसानी से बेवकूफ़ बन जाती हैं। जब तक तुम खूबसूरत हो और थोड़े सज्जन व्यक्ति भी हो, राजकुमार होने का दिखावा करते हो, ये लड़कियां तुम्हारे पास उमड़ पड़ेंगी। वेदांत सिंह ने अपने बालों को पलटा और मन ही मन सोचा, खूबसूरत होना सचमुच एक पाप है। उनके साथ जुड़ने के बाद वेदांत सिंह ने महिलाओं से धीरे से एक कोमल मुस्कान के साथ कहा, नमस्ते, मैं वेदांत हूँ, वो बदकिस्मत लड़का जिसे तुम्हारी गेंद लगी। उसकी बातों ने महिलाओं पर अच्छा प्रभाव डाला। आखिरकार आजकल के पुरुष बहुत ज्यादा मर्दानी होते हैं और उनकी तुलना में वेदांत सिंह जैसा विनोदी और हाजिर जवाब व्यक्ति कहीं ज्यादा लोकप्रिय था। तुम्हें ये निशान कहाँ से मिले, क्या ये बनाए गए हैं। एक लड़की ने अपने छोटे मुंह को हैरानी से ढंकते हुए पूछा। तुम आकर उन्हें महसूस कर सकती हो, वेदांत सिंह ने बेपरवाही से जवाब दिया, लेकिन बाद में समूह द्वारा घेर लिया गया। उनके हाथ उसके निशानों को छू रहे थे। हे भगवान, तुम्हारे निशान सच में असली हैं। तुम क्या काम करते हो। मैं एक सिपाही हूं और युद्ध के मैदान में मुझे ऐसे बहुत से निशान मिले हैं, वेदांत सिंह ने गंभीरता से कहा। इन निशानों को कम मत आंको, ये मेरी शान को दर्शाते हैं। तुम डींग मार रहे हो, है ना। हम शांति के दौर में हैं, है ना। युद्ध के मैदान कहाँ हैं। तुम दुनिया को कम आंक रहे हो। जहाँ लोग हैं वहाँ शौर्य जगत है, और जहाँ शौर्य जगत है वहाँ संघर्ष है। निश्चित रूप से ऐसा संघर्ष तुम सभी को दिखाई नहीं देगा। हम गुप्त मिशन पर जाते हैं। इस निशान को देखो, यहाँ एक बुलेट घुसी थी और मुझे उसे अपनी सैन्य तलवार से खुद ही निकालना पड़ा था। अब इसे देखो। वेदांत सिंह अपनी कहानियां सुनाने लगा, सच्चाई और झूठ को मिलाकर महिलाओं के समूह को बता रहा था। लड़कियों ने वेदांत सिंह को प्रशंसा भरी नजरों से देखा। तुम कितने मर्दानी हो, हमें तुम जैसे सैन्य पुरुष बहुत पसंद हैं। हाँ, कोई बात नहीं। हालांकि एक सिपाही होना थका देने वाला है, खासकर सैन्य क्षेत्र में सैनिकों का राजा होना। लौ अनुशासन के अलावा मेरे जीवन में ज्यादा कुछ बचा नहीं है, वेदांत सिंह ने आह भरी। तुम सच में दया के पात्र हो, एक लड़की ने वेदांत सिंह को दिलासा दिया। आप लोग जो हमारे देश की शान बढ़ाते हैं, हमारी आंखों में सबसे ज्यादा चमकते हैं।
आपकी तुलना में आजकल के सेलिब्रिटी बस कमज़ोर लगते हैं। मुझे ऐसे पुरुष सबसे ज़्यादा नापसंद हैं। सही कहा, मुझे भी वे पसंद नहीं हैं। मेरा मानना है कि पुरुषों को या तो सूट पहनकर रणनीति बनानी चाहिए या अपने देश का सम्मान करने के लिए मिलिट्री यूनिफॉर्म पहननी चाहिए। जो हर दिन मेकअप लगाते हैं, किसी को नाराज़ करने के डर से दबी आवाज़ में बात करते हैं, मुझे वे सबसे ज़्यादा नापसंद हैं। एक पुरुष को मैस्कुलिन होना चाहिए। वेदांत सिंह ने सहमति में सिर हिलाया। वैसे मैंने सुना है कि आज रात यहाँ एक कार्यक्रम है, क्या तुम आ रही हो? कौन सा कार्यक्रम? वेदांत सिंह ने हैरान होकर पूछा। यह एक अलाव पार्टी है। वे कहते हैं कि वे यहाँ के आसपास के कुछ जनजातीय समूह को भी आमंत्रित कर रहे हैं। बस इसके बारे में सोचकर ही मैं थोड़ी उत्साहित हो जाती हूँ। क्या तुम आज रात हमारे साथ शामिल होना चाहते हो? चूंकि लड़कियों ने अपना निमंत्रण बढ़ाया, वेदांत सिंह ने सोचा कि क्या आज रात उसकी कोई योजना है या वह उन्हें रद्द कर सकता है। तभी सुमित मल्होत्रा आया। उसने वेदांत सिंह की गर्दन में अपनी बांह डाली और घमंड से कहा, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था और तुम यहाँ लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहे हो। और यह कौन है? उस लड़की ने पूछा जो वेदांत सिंह को लेकर आई थी। मैं उसका दोस्त हूँ, सुमित ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। नमस्ते खूबसूरत महिलाओं, अगर आप फ्री हैं तो हम सब साथ में घूम सकते हैं। खोक खोक, ये हमारे सैन्य क्षेत्र का एक सिपाही है। तुम देखो, इसके शरीर पर भी काफी निशान हैं। सभी मेरे साथ युद्ध के मैदान में शामिल होने से मिले हैं। वेदांत सिंह ने जल्दी से बीच में टोकते हुए कहा, इस बात से चिंतित था कि सुमित मूर्ख कहीं गलती कर बैठे। सुमित मल्होत्रा एक जबरदस्त व्यक्ति था। वेदांत सिंह की बात सुनकर और लड़कियों की प्रशंसा भरी नजरों को देखकर उसने तुरंत भावार्थ समझ लिया और तिरस्कार से अपना हाथ लहराया। यह क्या डींग मारने वाली बात है? मैं तुम्हें बता दूं, जब मैं अफीम तस्करों के इलाके में एक मिशन पर गया था तो मैंने जिन कठिनाइयों का सामना किया था वे तुम्हारी कल्पना से परे हैं। क्या तुमने कभी 10 मीटर से ज्यादा लंबा अजगर देखा है? उस चीज ने एक शिकारी कुत्ते को पूरा निगल लिया था। और एक जंगली सुअर था, एक युवा एलिफेंट जितना बड़ा, जिसने मुझे कई मील तक दौड़ाया था। अगर मैंने पेड़ पर चढ़ने की समझदारी नहीं दिखाई होती तो मैं शायद सुअर के दांतों से भेदा जाता, और यह फिर भी लगभग खराब हो गया था। सुअर लगातार पेड़ से टकराता रहा, अंततः थकने का नाटक करने लगा और बस नीचे इंतजार करता रहा। मुझे भूख और ठंड सहनी पड़ी, पूरे एक दिन और रात तक टिका रहा, तब जाकर उसने मुझे छोड़ा। अरे यार, प्रतिभा की परिभाषा क्या है? ये है प्रतिभा, किसी ड्राफ्ट की जरूरत नहीं, बस जो मन में आता है वह बोलता है, खुद को जितना दुखद हो सके उतना दिखाता है। तुमने उसे गोली क्यों नहीं मारी? जंगली सुअर भी बुलेट को नहीं रोक सकता, है ना? लड़कियों में से एक ने सख्ती से पूछा। हमारा मिशन बहुत महत्वपूर्ण था और उस पल मैं लक्ष्य से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर था। अगर मैंने तब सुअर को भगाने के लिए बंदूक का इस्तेमाल किया होता तो क्या होता अगर दुश्मन को पता चल जाता और वह भाग जाता? मिशन के लिए, देश और लोगों के लिए मुझे अपने संकल्प पर अडिग रहना पड़ा, सुमित ने सूंघते हुए कहा। उसकी आंखों में आंसू छलक रहे थे। कौन बाप से पैदा नहीं हुआ और माँ से पाला नहीं गया? अगर हम अपने देश से प्यार नहीं करते तो ऐसे खतरनाक काम क्यों करते? हमारे भी परिवार हैं, हम भी एक शांत जीवन जीना चाहेंगे, लेकिन जब देश को हमारी जरूरत होती है तो हमें खड़ा होना पड़ता है। यही हमारा मिशन है, यही हमारी शान है। अरे यार, इस भाई का अभिनय शीर्ष स्तर का है। उसने अभिनय के बीच में खुद को रुला दिया। अगर ये लड़का फिल्म उद्योग में होता तो एक सुपरस्टार होता। हालांकि लड़कियों को कोई अंदाजा नहीं था कि शान और खड़े होने का क्या संबंध है। उन्होंने फिर भी सुमित के लिए अफसोस महसूस किया। वे उसे दिलासा देने के लिए उसके आसपास जमा हो गईं, और यहाँ तक कि कुछ महिलाओं ने सुमित के लिए अपनी भावनाएं भी व्यक्त कीं। ये देखकर वेदांत सिंह हक्का बक्का रह गया। तुम लोग सच में मिलिट्री ब्रदर्स हो, है ना? वेदांत सिंह को लाने वाली लड़की ने धीरे से पूछा। बेशक, मैं भला ऐसी बात पर कैसे झूठ बोल सकता हूँ? वेदांत सिंह ने नाराजगी का दिखावा किया। तुम मेरे चरित्र पर संदेह कर सकती हो, लेकिन मेरी पहचान पर कभी संदेह मत करना। मेरे लिए सिपाही होना एक महत्वपूर्ण पेशा है और मैं कभी भी इसका इस्तेमाल लोगों को धोखा देने के लिए नहीं कर सकता। मुझे माफ करना, मेरा मतलब वो नहीं था। लड़की ने जल्दी से माफी मांगी, ये देखकर कि वेदांत सिंह परेशान लग रहा था। जबकि वेदांत सिंह और सुमित उस तरह का ध्यान का आनंद ले रहे थे जो उन्हें आमतौर पर नहीं मिलता था, आशा काले मुंह के साथ आई। उसने सुमित का कान पकड़ा और महिलाओं से कहा, इस झूठे की बकवास पर विश्वास मत करो। मैं इसके धोखे में आकर इससे शादी कर बैठी थी। शादी के बाद न घर न गाड़ी, और यह हमेशा शराब पीने बाहर रहता है। कभी कभी शराब पीकर मुझे मारता भी है। मैं अब ऐसे नहीं रह सकती। जैसे ही ये शब्द बाहर आए, लड़कियां हंगामा करने लगी। अरे यार, तो ये लड़का शुरू से ही पीड़ित होने का नाटक कर रहा था और झूठ बोल रहा था। वे उसे आसानी से नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए उन्होंने सुमित को पीटना शुरू कर दिया। और तुम, क्या तुम भी झूठे हो? क्या तुमने कभी क्रोधित महिलाओं के एक समूह से घिरे होने का अनुभव किया है जो तुम्हें घूर रही हो? तुमने नहीं किया होगा, लेकिन वेदांत सिंह ने अभी अभी किया। ये कैसे संभव हो सकता है? मेरे पास एक अधिकारी का कार्ड है, भगवान के लिए। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो मेरे फोन में यूनिफॉर्म में मेरी तस्वीरें यही हैं।
वेदांत सिंह वापस दौड़ा और उन्हें दिखाने के लिए अपने फ़ोन के तस्वीर संग्रह को पलटा। सौभाग्य से दादाजी कुछ समय पहले इंदौर आए थे और उन्हें कुछ परेशानी वाली स्थितियों से निपटने में मदद करने के लिए एक मिलिट्री ऑफिसर का कार्ड दिलवाया था, क्योंकि अपनी भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो की एड दिखाना वह हर जगह नहीं कर सकता था। देखो, ये हमारा सैन्य क्षेत्र है और मैं इंदौर सैन्य क्षेत्र कमान में एक मेजर जनरल हूँ। तुम मुझे मेजर जनरल वेदांत कह सकते हो और मैं निश्चित रूप से झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वेदांत सिंह ने गर्व से घोषणा की। वह आखिरकार सैन्य क्षेत्र का कर्मचारी था, एक नामात्र की पोस्ट पर था, लेकिन फिर भी सैन्य मुख्यालय में एक फाइल के साथ समर्थित था। वह जहां भी जाता वैध था। लड़कियों ने वेदांत सिंह की तस्वीर में मौजूद व्यक्ति से बारीकी से तुलना की और यह पुष्टि करने के बाद कि सच में कोई गलती नहीं थी। वे सभी काफी हैरान थीं। हालांकि उन्हें ठीक से नहीं पता था कि मिलिट्री में मेजर जनरल का क्या पद होता है, लेकिन ये कोई बड़ी बात लगती थी। उन अमेरिकी फिल्मों में जो इतराते हुए चलते थे वे लेफ्टिनेंट कर्नल या कर्नल होते थे, और यहाँ वेदांत सिंह इतनी कम उम्र में ही मेजर जनरल था। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि वह बस कुछ सालों में जनरल बन सकता है? जैसे ही वेदांत सिंह जबरदस्ती डींग मारने वाला था, रितिका तिरस्कार भरी नजरों के साथ आई, लड़कियों के हाथों से फोन छीन लिया और उपेक्षापूर्वक बोली, मेजर जनरल होने में इतना क्या बवाल? मैं भी मिलिट्री में मेजर जनरल हूँ, लेकिन तुम्हारी स्थानीय सेनाओं के विपरीत मेरी शाही रक्षक दल है और मैं यहाँ एक महिला डींग नहीं मार रही, जबकि तुम यहाँ बेशर्मी से लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहे हो। वेदांत सिंह भूल गया कि रितिका ड्रैगन सूची में एक उच्च रैंकिंग एक्सपर्ट थी और मिलिट्री निश्चित रूप से उसे जीतना चाहती थी। ये तो और भी ज्यादा था कि वह कुछ वास्तविक शक्ति रखती थी। भगवान, उसने अभी अभी कुछ लड़कियों को मीठी बातें करने की योजना बनाई थी और वह उसमें दखल दे रही थी। तो क्या हुआ अगर तुम एक मेजर जनरल हो या तुम शाही रक्षक दल में हो? उसे निश्चित रूप से उससे पहले मेजर जनरल के पद पर पदोन्नत होना था, वरना हर बार बाहर निकलने पर उसे दबाया जाएगा। ओम, मेजर जनरल वेदांत, ये कौन है? यह सही कह रही है, वह शायद दिल्ली सैन्य जिला में मेजर जनरल का पद रखती है, वेदांत सिंह ने उदास होकर कहा। उसकी मूर्खतापूर्ण अंदाज से धोखा मत खाना, वह तुम सभी के पूरे समूह को आसानी से संभाल सकती है। ये डरावना है, एक लड़की ने कहा जैसे ही वो चुपचाप 2 कदम पीछे हट गई। जो व्यक्ति साधारण लोगों के साथ चलता है वह साधारण होता है, जो आधे कदम पीछे चलते हैं वे मूर्ख होते हैं और जो आधे कदम आगे चलते हैं वे प्रतिभावान होते हैं। लेकिन अगर कोई साधारण व्यक्ति से बहुत ज्यादा आगे निकल जाता है तो उसे पागल कहा जाता है, जैसे महाराजा भरत जिसने पंडित चाणक्य का प्रेशर कुकर चुरा लिया हो। और इन लड़कियों के सामने रितिका सिर्फ 1 कदम आगे नहीं थी, वह दुनिया भर से अलग थी। फिगर को देखो, उसने उन्हें पूरी तरह से मात दे दिया। चेहरे को देखो, उसने उन्हें पूरी तरह से मात दे दिया। पारिवारिक पृष्ठभूमि की तुलना करो, उसने उन्हें पूरी तरह से मात दे दिया। वे इस खेल में कैसे भाग ले सकती थी? वे निश्चित रूप से साथ नहीं चल सकती थी। यही वजह है कि खूबसूरत लड़कियां हमेशा औसत दिखने वाली लड़कियों को अपनी सबसे अच्छी दोस्त चुनती हैं। सबसे पहले अपने बॉयफ्रेंड को अपनी दोस्तों पर मोहित होने से रोकने के लिए, और दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण, इन औसत लड़कियों को एक पृष्ठभूमि के रूप में उपयोग करने के लिए। फूल अभी भी अपनी खूबसूरती को उजागर करने के लिए हरियाली के सहारे की जरूरत होती है, और कौन सी लड़की भीड़ में आकर्षण का केंद्र बनना पसंद नहीं करती? लेकिन अब उन्हें रितिका के बगल में पूरी तरह से ओवरशैडोड महसूस हो रहा था, ठीक वैसे ही जैसे पतझड़ में सूखी और पीली घास जिसमें कोई अपील नहीं थी। तो ये लड़कियां स्वाभाविक रूप से रितिका को नापसंद करती थीं। कुछ ने सोचा कि अगर वे ज्यादा आउटगोइंग होती और शायद वेदांत सिंह को एक मनचाहा साथी के रूप में आकर्षित कर सकती, तो उन्होंने जल्दी ही वह विचार छोड़ दिया, क्योंकि रीता और अनिका रायचंद भी आ गईं। एक सुडौल काया वाली सुंदरी थी जिसकी फिगर आपको छूने पर मजबूर करती थी, और दूसरी एक कुलीन महिला का प्रतीक थी जिसकी त्वचा का लचीलापन उसकी शारीरिक बनावट को दर्शाता था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमारे लिए सनस्क्रीन लगाने का इंतजार, अनिका रायचंद ने बेपरवाही से कहा। हे, वेदांत सिंह अजीब तरीके से हंसा। शायद तुम्हें पहले वापस जाना चाहिए, मैं वहीं आ रहा हूँ। कोई बात नहीं मेजर जनरल वेदांत, हम अब कुछ और काम से जा रहे हैं, आज रात मिलते हैं। एक लड़की सामने की 3 शानदार महिलाओं के प्रभामंडल को सहन नहीं कर सकी और तेजी से पीछे हट गई, और दूसरी लड़कियों ने भी जल्दी से बहाने ढूंढ लिए और चली गईं। महिलाओं को बिखरते देखकर वेदांत सिंह ने आह भरी। अरे यार, वह तो बस एक साधारण सा फ्लर्ट करना चाहता था। वे सिर्फ समुद्र में तैरने का आनंद क्यों नहीं ले सकती थी बजाय यहाँ घुसपैठ करने के? वह उन लड़कियों के लिए सच में चिंतित था। आज उन्हें ऐसा झटका लगा, उसे उम्मीद थी कि वे इसे ज्यादा दिल पर नहीं लेंगी। चलो चलो चलो, मैं तुम्हें सनस्क्रीन लगाता हूँ। वेदांत सिंह ने हाथ हिलाया। अपने इलाके में वापस आकर उसने देखा कि सुमित समुद्र तट पर बैठा है, उसके बगल में एक लड़की है, उसके हाथ सनस्क्रीन से ढके हुए हैं। वह खुशी से रीता और आशा की पीठ पर उन्हें रगड़ रहा है। वाह, तुम पहले ही वापस आ गए, मुझे लगा तुम वहां थोड़ी देर और खेलोगे। सुमित ने वेदांत सिंह का उदास चेहरा देखकर मजाक उड़ाया। वेदांत सिंह ने उसे देखा,
सुमित ने अपनी गर्दन ऊपर करके उसके पीछे आ रही तीनों महिलाओं को देखा और शर्मीले ढंग से हंसा। तुम्हें कहीं खेलने में ही जान से तो नहीं मार दिया, है ना? मैं काफी लचीला हूँ, लेकिन शायद वो लड़कियां नहीं हैं। उन्हें काफी झटका लगा है। वेदांत सिंह ने सिर हिलाया। हमें अपनी घास को ही पालने पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा न हो कि दोनों मोर्चों पर मुसीबत में पड़ जाएं। तुम ठीक सोच रहे हो, ये तुम्हारी जागरूकता को दर्शाता है। वैसे भी ये पूरा मुनाफा ही है ना? चिंता क्यों करें, खासकर जब वो लड़कियां तुम्हारे पास मौजूद तीनों से तुलना नहीं करती। सुमित ने वेदांत सिंह को दिलासा दिया। तो सिर्फ इसलिए कि हम अनिका और बाकियों जितनी खूबसूरत नहीं हैं, तुम असंतुष्ट महसूस करते हो? आशा ने चिढ़कर कहा। सुमित अजीब तरीके से हंसा और जल्दी से उसे शांत किया। किसने कहा कि मैं असंतुष्ट हूँ? मैं इस तपती धूप में यहाँ दो सुंदरियों की सेवा कर रहा हूँ, पसीना बहा रहा हूँ। हालांकि आशा ने कुछ नहीं कहा। उसने हाथ बढ़ाया और छाता को सुमित के थोड़ा और करीब कर दिया। इस कोमल पल को देखकर सुमित की मुस्कान बहुत बढ़ गई। वेदांत, इधर आओ, रितिका ने उसे बुलाया। वेदांत सिंह उत्सुक था ये देखने के लिए कि उसकी लड़कियां इस स्थिति पर कैसी प्रतिक्रिया देंगी। इस प्रकार उसने रितिका के हाथ से सनस्क्रीन लिया और उसके स्विमवेयर के पट्टे खोलने के बाद उसकी मुलायम पीठ पर लोशन रगड़ना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद गर्मी से थकने का नाटक करते हुए उसने कहा, आज सच में बहुत गर्मी है, मैं लगभग धूप से झुलस गया हूँ। कोई बात नहीं, धूप में सांवला होना बेहतर है बजाय इसके कि तुम्हें खूबसूरत चेहरे वाला मुफ्त को समझा जाए। रितिका मुड़ी और उसे देखा। अरे यार, क्या अंतर है, क्या अंतर है? वेदांत सिंह को बहुत ज्यादा ठेस पहुंची। रितिका के साथ खत्म करने के बाद उसने अनिका रायचंद को सनस्क्रीन लगाना शुरू किया, जो काफी कामुक था। जब उसने पहली बार अनिका रायचंद की पीठ पर लोशन निचोड़ा तो उसकी कोमल कराहट उसकी याद में गहराई से अंकित हो गई और वह लगातार कराहती रही, उसे समान रूप से फैलाने के लिए कहती रही, जो मुश्किल से ऐसा लग रहा था कि वह सिर्फ सनस्क्रीन की बात कर रही थी। लगभग वेदांत सिंह को शर्मनाक तरीके से उत्तेजित कर दिया। जब वह काम कर चुका, अनिका रायचंद अभी भी शर्म से लाल थी और शर्माते हुए बोली, क्या तुम्हें आगे भी लगाने में कोई आपत्ति होगी? तो ये था आज का एपिसोड। लेकिन याद रखिए, द नॉवल एक्सप्लेनर की कहानियां कभी इतनी आसान नहीं होती। हर मोड़ पर छुपा है एक नया सच, हर किरदार के पीछे है एक नया रहस्य, और हर अंत एक नई शुरुआत का इशारा करता है। क्या होगा आगे, कौन सा राज खुलेगा और किसकी जिंदगी बदल जाएगी, जानने के लिए सुनते रहिए द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल, क्योंकि यहाँ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, बस और रोमांचक हो जाती हैं।